अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। एमल पिछले कई दिनों से घर पर थी और बहुत सी जगह पर अपनी सीवी भी दे चुकी थी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया था। वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। आमिना बेगम ने उसे कहा भी था कि वो रहने दे जॉब, वो खुद कपड़े वगैरह सीकर गुजारा कर लेंगी, लेकिन एमल बज़िद थी। वो अपनी माँ को इस उम्र में इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेहनत करने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी कोशिश जारी रखी और शहर के मुख्तलिफ कंपनियों में अपनी सीवी देती रही। कल उसने शहर की एक बड़ी और मारूफ कंपनी में जाने का इरादा किया था। हाजिक जी बॉस, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अपना प्रोजेक्ट इतने अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आप फाइनली छुट्टों पर जा सकते हैं, अफान मुगल ने एक फ़ख्रिया नज़र हाजिक पर डालते हुए कहा। ओके बॉस, फिर मैं कल की फ़्लाइट रख लूँ पाकिस्तान की। हाजिक ने मुस्कुराते हुए अपने बाप की तरफ देखा जो अपनी बाहें फैलाए खड़े थे। हाजिक ने जाकर अपने बाप को गले लगाया और उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ मेरे बेटे, इजाज़त है, चले जाओ, अब आप पाकिस्तान, पीछे का काम मैं संभाल लूँगा, उन्होंने पुरजोश लहजे में कहा। और वैसे भी इन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर फ़ख्र था कि अगर वो 1 महीना भी पाकिस्तान रहकर आएगा तो 1 हफ़्ते में पिछले सारे काम ख़त्म कर लेगा। हाजिक बहुत खुश था कि कल वो फाइनली पाकिस्तान जा रहा था। उसकी अपने मामू के बेटों के साथ काफ़ी दोस्ती थी। ईसा जब आइसक्रीम खाकर वापस आया तो ना जाने क्यों उसका दिल बहुत बेचैन था। उसने अपना दिल बहलाने के लिए अपने रूम एलईडी में लगी बड़ी सी मूवी में लगाई और उसके दिल को किसी तौर भी सुकून नहीं आ रहा था। वो उठकर बाहर आया तो टीवी लाउंज में सब बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन उसके आगा जान शायद अपने कमरे में चले गए थे। ये अच्छा मौका था घर से बाहर निकलने का, वरना आगा जान इजाज़त तो दे देते थे लेकिन इससे पहले दर्जनों सवाल भी करते थे। ईसा ने आयमा बेगम से इजाज़त ली और घर से निकल गया। कमरे से निकलने से पहले उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को अपने दूसरे वाले घर में आने का कह दिया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो लड़की बिल्कुल तैयार थी और उसके लिए अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। ईसा ने उसे अपना दिल बहलाने के लिए इतनी रात को बुलाया था, जबकि यहाँ आकर और उस लड़की को देखकर उसे अजीब घबराहट हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को कंपोज कर लिया। कॉफ़ी पीते हुए दोनों ने हल्की फुल्की गपशप की। उसके बाद जैसे ही ईसा उस लड़की के करीब आया तो उसके सामने अचानक ही एमल का खौफजदा चेहरा आया, जिस बेदर्दी से वो रो रही थी और अंधाधुंध कमरे से भागी थी। वो सारा मंजर किसी मूवी की तरह ईसा के सामने चलने लगा। उसकी ग्रे ब्लूइश आंखों में एकदम ही सुर्खी उतरी और वो जल्दी से पीछे हुआ और साथ पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। आर यू ओके? उस लड़की ने डरते हुए ईसा से सवाल किया, क्योंकि ईसा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि कुछ बहुत गलत हुआ है। ईसा बिल्कुल ट्रांस की कैफियत में बैठा हुआ था और उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही ईशा ने उसे झंझोड़ा तो वो वापस दुनिया में आया और उसने नफरत से ईशा को देखा जो कि अच्छी हालत में नहीं थी। उसने जल्दी से उसकी तरफ लिहाफ फेंका और ख़ुद उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर देखने लगा। उसे आसपास की सब चीज़ों से वहशत महसूस हो रही थी। उसके सीने में आग लगी हुई थी। क्या सब ठीक? ईशा ने उसके पास आते हुए अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि ईसा गुस्से से धाड़ा था। फॉर अवे फ्रॉम मी यू ब्लडी। ईसा ने झुककर अपने शूज़ के पास से अपनी पिस्टल निकाली और उसकी कनपटी पर रख दी। अपना हुलिया दुरुस्त करो और 1 मिनट में यहाँ से गायब हो, और अगर 1 मिनट के बाद मुझे यहाँ नज़र आई तो सारी की सारी गोलियाँ तुम्हारे सर में उतार दूंगा, समझी? ईसा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। ईशा का पूरा वजूद कांप उठा था, क्योंकि वो जानती थी ईसा जो कहता है वो कर गुजरता है। 1 मिनट से पहले वो ईसा की नज़रों से ओझल हो गई। ईसा जिस घर में आता था ये घर उसको आगा जान ने उसकी सालगिरह पर गिफ्ट में दिया था। ये डिफेंस में बनी हुई एक बहुत बड़ी कोठी थी जो कहीं 100 कनाल पर बनी हुई थी और ये सिर्फ ईसा की मलकियत थी। वैसे तो ये कोठी जिस कॉलोनी में बनी हुई थी वहाँ के सब घर ही आगा जान के थे, जो कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम किए हुए थे। ये डिफेंस का इलाका था। यहाँ कहीं 100 के हिसाब से कोठियाँ बनी हुई थीं जो ईसा और इब्राहिम के नाम थीं, क्योंकि पैसा इन लोगों के पास बहते दरिया की तरह था, जितना मर्जी बहाए तब भी ख़त्म ना हो। आज भी ईसा पर जैसे वहशत का दौरा पड़ा था। कमरे की हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। ग्रे ब्लूइश आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख अंगारा हो गई थीं। सुर्ख उनाबी लब सख्ती से एक दूसरे में भिंचे हुए थे। उसकी सफ़ेद गर्दन की नीली रगें बिल्कुल वाज़ेह थीं।
जबकि माथे की रगें भी तनी हुई थीं। ईसा ने दीवार पर इतनी जोर का पंच मारा कि उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था, पर उसको कोई परवाह नहीं थी। वो रश ड्राइविंग करता हुआ अपने पसंदीदा जगह साहिल समंदर पहुंचा। जब वो सबसे ज़्यादा खुश होता, यहाँ परेशान होता, तो वो यहाँ ही आता था। गार्ड्स की 3 गाड़ियाँ भी उसके साथ ही आई थीं। अब वो सब सर झुकाए उसके पास एहतराम से खड़े हुए थे। ईसा को अपनी बेचैनी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से झुंझला रहा था। आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्यों आपका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है? क्यों मुझे इतना बेचैन रखता है? आंखें बंद हों तो आप, आंखें खोलूं तो आप। ये वो सवाल था जो वो दिन में कई हजार बार खुद से पूछता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। थोड़ी देर वो यूं ही खड़ा समंदर की आती जाती लहरों को देखता रहा और उसके सब बंदे इशारों में एक दूसरे से बातें करने लगे, गोया पूछ रहे हों आखिर बॉस को आज क्या हुआ, क्या कोई अपने साथ बोतल लेकर आया है। अगले ही लम्हे ईसा की गहरी और सर्द आवाज़ फिजा में गूंजी। सबके रंग एकदम ही सफ़ेद पड़ गए, क्योंकि वो सब यूं शराब खुले आम अपने पास लेकर नहीं घूमते थे। ईसा ने खुद उनको मना किया हुआ था कि जब तक वो मंगवाए ना किसी के पास एक भी बोतल मौजूद ना हो, और अब वो खुद शदीद गुस्से में पूछ रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे और खामोशी से खड़े थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकार कर सके। इनमें से एक गार्ड के पास एक बोतल मौजूद थी, लेकिन वो डर कर नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो बोलेगा तो सज़ा उसी को मिलेगी। उसने ईसा के मना करने के बावजूद बोतल क्यों रखी हुई है? और वो गार्ड अजीब ही कश्मकश में खड़ा था। सर आप हुक्म तो करें, अभी ही मंगवा देते हैं, समीर ने बहुत हिम्मत करके बोला था। ना चाहते हुए भी उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी, क्योंकि उसका रोब और पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि अच्छे से अच्छा बंदा भी उसके सामने बोलने से घबराए। और जो ईसा को जानते हों और ख़ास तौर पर उसके गुस्से से भी वाकिफ़ हों, तो उनका बोलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। जब वो ईसा के सामने खड़े होते हैं तो उनकी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं। समीर ईसा का पसंदीदा बंदा था, जिस पर वो आंखें बंद करके भी यकीन कर लेता था। वो ईसा के साथ बहुत वफादार था। यही वजह थी जब ईसा के सामने कोई नहीं बोल सकता था तो समीर कभी कभी बोलने की हिम्मत कर लेता था। लानत हो, तुम सब मरोगे, वो गुस्से से दहाड़ा और अपना मोबाइल उठाकर ज़मीन पर मारा, जिसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए। मुझे अभी के अभी बोतल चाहिए समीर, इन सब गाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी लो, उसने समीर को कंधों से पकड़ते झंझोड़ते हुए अजीब सी कैफियत में कहा। ओके ओके सर, वो गहरा सांस लेते हुए बोला और गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। 2 गाड़ियों को अच्छी तरह देख लिया तो पीछे एक गाड़ी बच गई। समीर जब इस आखिरी गाड़ी की तलाशी ले रहा था तो वहाँ खड़े एक गार्ड के चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे और उसका वजूद हल्का हल्का कपकपाने लगा, जो कि ईसा की गहरी नज़रों से बच ना सका। वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था, इससे भला कोई चीज़ छुप सकती थी। समीर ने जब गाड़ी में बोतल देखी तो ठंडी सांस भरकर रह गया। वो जानता था जिस किसी ने भी रखी है आज उसकी मौत पक्की है। पहले तो समीर ने सोचा झूठ बोल दे कि कोई बोतल नहीं है, लेकिन वो जानता था ईसा के सामने झूठ बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ाएगी, क्योंकि ईसा खानज़ादा को झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत थी और वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ़ नहीं करता था। और आज तो वैसे भी उसका पारा बहुत हाई था, और अगर अभी समीर बाहर निकलकर झूठ बोल देता कि अंदर कोई बोतल नहीं है तो पहली गोली समीर को ही लगती, क्योंकि ईसा समझ चुका था कि समीर को अंदर इतनी देर क्यों लग रही है और गार्ड क्यों खौफ से लरज़ रहा है। वो तो समीर ने अक्लमंदी की थी कि बोतल बाहर निकालकर ईसा के हाथ में दे दी थी और खुद साइड पर खड़ा हो गया था। ईसा ने बोतल खोली और पीना शुरू की। सब उसी को देख रहे थे। साफ साफ बताओ किसने मेरे साथ झूठ बोला और मेरी नाफरमानी की है? ईसा ने सुर्ख होती आंखों से सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। उसके एक हाथ में बोतल थी और दूसरे हाथ में पिस्टल थी और वो लड़खड़ाता हुआ इधर उधर टहल रहा था। पता है ना ईसा सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है सवाए झूठ के। ईसा ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ बोला और हवाई फायरिंग की। सर वो नहीं समीर, एक लफ्ज़ भी नहीं। ईसा ने गन से समीर की थोड़ी को ऊपर करते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये काम कभी भी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। मैं तुम पर इन सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे, समझे? समीर जिसने गार्ड की सिफारिश करने के लिए मुंह खोला था, उसका सांस उसके गले में ही अटक गया था। चलो शाबाश, बताओ किस हराम खोर का काम है ये? अब की बार ईसा मुकम्मल तौर पर गुर्राया था और एक ही सांस में सारी बोतल पी गया। ईसा ने बारी बारी सब लोगों का जायजा लिया और उनको ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। एक ही शख्स वहाँ खड़ा था जिसके चेहरे पर मौत का साया लहरा रहा था और ईसा जान गया था कि इसी ने यह हरकत की है। हाँ तो प्यारे, मैंने मना किया था ना कि किसी को भी मेरी इजाज़त के बगैर अपने पास शराब की बोतल नहीं रखनी, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आई थी? ईसा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, जबकि उस गार्ड का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आवाज़ हलक में ही दबकर रह गई। और मैंने एक और बात से भी मना किया था कि ईसा को झूठ से सख्त नफरत है। मना किया था कि नहीं? उसने सब की तरफ देखते हुए सफाकी से बोला।
सब ने एक जुबान कहा, जी सर। हाँ, वेरी गुड। देखो, इन सबको मालूम है, एक तुम्हें ही मालूम नहीं है प्यारे। ईसा ने उसके बालों को अपने हाथों में मजबूती से जकड़ा और अपनी टांग पर कांच की बोतल मारकर उसे तोड़ा और सामने खड़े शख्स के पेट में इस वक्त तक अंधाधुंध बार मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। कुछ ही लम्हों में उसके सामने एक वजूद खून में लथपथ पड़ा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे तो अपने अंदर का गुस्सा और दहकती आग को ठंडा करना था, जो किसी पल भी उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। ईसा इस मुर्दा वजूद के पास घुटनों के बल बैठा और नरमी से उसके मुंह पर हाथ रखते प्यार से थपथपाया। देखो प्यारे, झूठ बोलने वाले का यही अंजाम होता है, और तुम सब लोग भी कान खोलकर सुन लो। जो कोई भी कभी भी मुझसे झूठ बोलेगा उसका मैं यही हशर करूंगा, समझे? उसने उठते हुए एक नज़र सब पर डालते हुए गुस्से से कहा, जिस पर सबने इस बात में सर हिलाया और उन सबके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इसको दफना दो अब, ईसा ने उठते अपनी हालत दुरुस्त करते हुए कहा और खुद वो अपनी गाड़ी में आ गया। गाड़ी में वो स्टीयरिंग पर सर रखकर बैठ गया। उसने जैसे ही आंखें बंद की, फिर से एमल का वही मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल लीं। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसने थोड़ी देर पहले एक मासूम जान को कितनी बेदर्दी से मारा है। उसे फिक्र थी तो बस इतनी कि उसे क्यों एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा, क्यों हर बार वो लड़की उसकी आंखों के सामने आ जाती है जिसे उसने बस अपनी ज़िंदगी में एक बार ही देखा। बाज़ औक़ात इंसान भूल जाता है किसी के साथ नाहक ज़्यादती करना भी कितना बड़ा गुनाह है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। किसी को बेकसूर कत्ल करने वाले को कैसे सुकून मिल सकता है? ये भी एक वजह थी कि ईसा खानज़ादा को एक पल भी सुकून नहीं मिलता था। सुबह 4 बजे वो घर पहुंचा, जिस वक्त आयमा बेगम फजर की नमाज अदा कर रही थी। वो उनके पास आकर बैठ गया। कहाँ था मेरा बच्चा? पूरी रात गुजर गई है और नवाब साहब का नंबर भी बन जा रहा था। उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए फिक्रमंदी से कहा, देखो नींद की वजह से तुम्हारी आंखें भी रेड हो गई हैं। उन्होंने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, जबकि अगर वो जानती कि उसकी आंखों की सुर्खी की असल वजह क्या है तो वो अंदर तक कांप जाती। कुछ नहीं मामा, वो बस में हैदर लोगों के साथ था और फिर मोबाइल कहीं गिर गया था तो उसी को ढूंढ रहा था, इसलिए देर हो गई। हमेशा की तरह उसने काफ़ी सफाई से झूठ बोला था। ये वही मासूम चेहरा था जो अभी कुछ देर पहले एक बेकसूर इंसान को इसलिए इतनी बेदर्दी से मार कर आया था कि उसने ईसा के साथ छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। तो क्या ज़रूरत थी पूरी रात मोबाइल ढूंढने की? गुम गया था तो नया आ जाता। उन्होंने अपने लाडले को खुफगी से देखते हुए कहा, जो उनकी बात पर महज सर हिलाकर रह गया। अच्छा मेरी प्यारी मामा जान, अब आप सो जाएं, मैं भी चलता हूँ, काफ़ी नींद आ रही है। उसने अपनी माँ की पेशानी पर अपने लब रखते हुए काफ़ी मासूमियत और लाड से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा चलो जाओ, जाकर सो जाओ, उन्होंने प्यार से कहा तो ईसा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज एमल ने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था असफंदियार खानज़ादा एंड सन्स कंपनी में, जो कि मुल्क की मारूफ कंपनियों में से एक थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों में इनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस था और कंपनियां थी। एमल जानती थी वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जा रही है, लेकिन इस बार वो अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। आमना बेगम ने उसे बहुत तसल्लियाँ दी थीं और समझाया भी था कि अल्लाह ताला से जैसे गुमान रखोगी उसे वैसा ही पाओगी। अच्छा गुमान रख कर जाना यकीनन अच्छा ही होगा, इसलिए वो यहाँ अच्छा गुमान लेकर पूरे यकीन से आई थी। उसके पास ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन, लेकिन उसके पास हर चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा था। वो हमेशा से एक बहुत ही काबिल और लाइक स्टूडेंट रही थी। वो अलग बात थी कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि वो अपनी तालीम जारी ना रख सकी, लेकिन अब वो किसी भी सूरत ये जॉब हासिल करना चाहती थी। एमल जब इस बड़ी और शानदार कंपनी में दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। उसने इतनी खूबसूरत कंपनी आज तक नहीं देखी थी। जदीद तर्ज से बनी हुई इमारत, महंगे से महंगा फर्नीचर, अपने बेइंतहा कीमती होने का मुंह बोलता सबूत था। वो ये सब देख काफ़ी नर्वस हुई, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज कर गई। इब्राहिम अपने ऑफिस में बैठा बाहर बैठे हुए कैंडिडेट्स की सीवी देख रहा था जिनको उसने अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाना था। इब्राहिम ने अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी रखनी थी जो कि सादा और सुलझी हुई हो, क्योंकि पहले वाली सेक्रेटरी उसने निकाल दी थी। वो लड़की बहुत तेज़ और चालाक थी। वो हर वक्त इब्राहिम के आगे पीछे फिरती थी और इब्राहिम से बिला वजह फ्री होने की कोशिश करती थी, जबकि इब्राहिम इन चीज़ों से सख्त तंग होता था। इब्राहिम की नज़र सामने पड़ी हुई एक सादा सी फाइल पर पड़ी। उसने वो उठाकर देखी तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस और एजुकेशन नहीं थी, लेकिन सीवी इतनी सादा और अच्छी बनी हुई थी। उसने मिस जोली से कहकर इस लड़की को अंदर बुलवा लिया। मिस एमल फुरकान कौन है? मिस जोली ने बाहर आकर पूछा।
जहां 25 से 30 लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। एमल ने जैसे ही अपना नाम सुना तो फौरन ही खड़ी हो गई और उसे ये फिक्र भी थी कि कहीं सीवी में कुछ गड़बड़ ना हो। जो सबसे पहले मुझे बुला लिया, वो दिल ही दिल में सोचने लगी और अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। मे आई कमिंग सर? एमल ने फुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाने की इजाज़त ली। यस कमिंग। इब्राहिम ने उसके अंदर आने की इजाज़त दी। एमल उसकी रूपदार आवाज़ और पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, लेकिन वो यहाँ काम करने आई थी और उसे काम से ही मतलब था। वो बाकी लड़कियों की तरह दिल फेंक नहीं थी। इब्राहिम ने इससे मुख्तलिफ सवालात करने शुरू किए, जिसके जवाब हर बार एमल ने फुल कॉन्फिडेंस से बिल्कुल ठीक दिए। इब्राहिम उससे सवाल करते हुए उसका जायज़ा भी ले रहा था, जो काले रंग के शलवार कमीज पर काली ही चादर कंधों पर ओढ़े और मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल लगाए कोई मासूम परी या अप्सरा लग रही थी। उसकी बारीक सी नाक में चमकती हुई छोटी सी बाली उसको मजीद पुरकशिश बना रही थी। एमल ने बस इन्हीं बातों का जवाब दिया जो इब्राहिम ने उससे पूछा, और वो बिल्कुल भी इब्राहिम के साथ फ्री नहीं हुई और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हुई। उसने बिल्कुल सादगी और तमीज़ के साथ इंटरव्यू दिया। एमल फुरकान इब्राहिम खानज़ादा को पर्सनल सेक्रेटरी की सूरत में परफेक्ट लगी थी। ओके मिस एमल, नाइस टू मीट यू। इब्राहिम ने मजीद कुछ और सवालात के बाद उसको इजाज़त दी। अब आप जा सकती हैं, आपको कल तक आ जाएगी। अगर आप मुझे इस जॉब के लिए परफेक्ट लगी तो थैंक यू। इब्राहिम ने बहुत मज़हब तरीके से उसे बताया और एमल के दिल में तो हज़ारों सवालात उठे थे कि पता नहीं उसे ये जॉब मिलती है या नहीं, पता नहीं वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है भी कि नहीं। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो इब्राहिम से इजाज़त लेकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। वो अपनी ही धुन में जा रही थी जब उसकी अचानक ही टक्कर सामने से आने वाले नफूस से हुई। एमल एकदम घबरा गई। सॉरी सर, वो मैं। और इससे पहले एमल अपना जुमला मुकम्मल करती वो बीच में बोल पड़ा, इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं। एक्चुअली मैं खुद अंदर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, तो मेरी अपनी गलती है। मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। हाजिक ने उस खूबसूरत लड़की का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए कहा, जिसको देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वाकई जब अल्लाह ताला हुस्न बांट रहे थे तो ये मैडम लाइन में सबसे आगे खड़ी होंगी। वो उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों को देखकर दिल में सोच रहा था। जब वो वापस होश में आया तो एमल वहाँ से काफ़ी आगे तक जा चुकी थी और हाजिक अपने बालों में हाथ फेरता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। मे आई कमिंग सर? इब्राहिम ने जानी पहचानी आवाज़ पर नज़र उठाकर देखा तो हाजिक उसके सामने खड़ा था, जो कि सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आया था। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब आए? इब्राहिम अपनी कुर्सी से उठता हुआ गर्मजोशी से हाजिक के गले जा लगा। अभी अभी आया हूँ और ब्रदर बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ही आ गया, सोचा पहले अपने बड़े भाई को सरप्राइज़ दूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो फिर भूख लगी होगी, नाश्ता मंगवाता हूँ। इब्राहिम ने रिसीवर उठाते हुए कान से लगाया। अरे नहीं भाई रुको, तो नाश्ता घर जाकर सबके साथ ही करूँगा, अभी बस आप चलो मेरे साथ, अपने यार को भी तो सरप्राइज़ देना है। उसने ईसा का जिक्र करते इब्राहिम को आंख मारकर कहा, अच्छा पापा तुम जाओ, मैं आता हूँ 1 घंटे तक। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं भाई, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ जा रहे हैं। हाजिक ने जिद करते हुए कहा, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं यहाँ। इब्राहिम ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, भाई जितने होने थे हो गए, बस अब आप बाहर आओ, मैं आपका बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। हाजिक ये कहता उसके रूम से बाहर निकल गया, जबकि इब्राहिम बस हंसता हुआ नामे सर हिला गया। वैसे इस जॉब के लिए एमल फुरकान बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर क्या ज़रूरत है और इंटरव्यूज़ करने की। इब्राहिम ने दिल में सोचा और अपना कोट बाजू पर डालकर ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि मिस जोली ने उसके कहने पर बाकी सब कैंडिडेट को वापस भेज दिया था। हाजिक और इब्राहिम घर में दाखिल हुए तो सब हाजिक को यूं अचानक देखकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए, और वो सब बारी बारी सबसे मिला और उसके बाद हुरम के पास आया। ओह माय लिटिल प्रिंसेस, हाजिक ने हुरम को गले से लगाते हुए कहा। उसे अपनी छोटी बहन बेहद मोहब्बत थी। बीजान भी अपने नवासे पर सबके वारी जा रही थी। वो हल्के ब्राउन रंग की आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान था। आयमा बेगम ने उसको कहा कि वो फ्रेश होकर आए, क्योंकि वो नाश्ता लगवा रही थी, लेकिन हाजिक सीधा ईसा के रूम में चला गया और उसको उठाने के लिए। हेलो स्वीट हार्ट, हाजिक ने उसके मुंह से उसका हाथ पीछे करते हुए तकरीबन चीखते हुए उसके कान में कहा। ईसा ने साइड से कुशन उठाकर अपने मुंह पर रख लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तो जनाब यूं नहीं उठेंगे, हाजिक ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कुछ सोचते हुए कहा और फिर चढ़कर उसके पेट पर हल्का सा बैठ गया। लेकिन ईसा टस से मस नहीं हुआ, वैसे का वैसे लेटा रहा। ओ भाई उठ जा, कौन सी शहजादी के ख्वाब देख रहा है कि उठना ही मुश्किल लग रहा है तुझे, हाजिक ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि शहजादी के नाम पर ईसा की बंद आंखों के सामने भी एमल का खूबसूरत चेहरा आया और ईसा उठकर बैठ गया। वो पूरी रात 1 मिनट के लिए भी सो नहीं सका था। एक तो सुबह 4 बजे घर आया था और दूसरा उसे पहले ही नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो एमल का खूबसूरत अक्स उसकी नज़रों के सामने आता।
सुबह 7 बजे के करीब उसकी आंख लगी थी और अब हाजिक साहब 9:30 बजे उठाने आ गए, जबकि उसका इरादा दिन के 4-5 बजे से पहले उठने का नहीं था। पहले तो इतनी जल्दी उठने पर ईसा का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर ठीक भी हो गया क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं, उसका बेस्ट कज़न और जिगरी यार था। वैसे यार मानना पड़ेगा, सारा हुस्न तो पाकिस्तान में ही है, हाजिक ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या मतलब? ईसा ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। तुम्हें देखकर कह रहा हूँ दोस्त, हाजिक ने उसकी तरफ देखकर बात बदलते कहा, जो अभी भी उठकर भी इतना प्यारा लग रहा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे और ब्लैक रंग की स्लीवलेस शर्ट से उसकी गोरे मसल्स वाले बाजू झांक रहे थे। अच्छा जनाब, ये ड्रामेबाजियां कहीं और करना, सच सच बता किसकी बात कर रहा है? ईसा ने हाजिक की गर्दन के गिर्द बाजू डालते कहा। अच्छा बताता हूँ, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो तेरे ख्वाबों की शहजादी होगी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन है वो, जिसको आज तेरे भाई ने देखा है, उसने अजीब खोए हुए अंदाज में कहा। चल अब बता भी दे और उसके बारे में, ताकि बात आगे बढ़ाएं। ईसा ने उसकी दूसरी वाली बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ यार, आज ही सुबह बिग ब्रदर के ऑफिस में देखा है उसे, हाजिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो मैडम हमारे ही ऑफिस में होती हैं, ईसा ने मुंह पर हाथ रखकर सोचते हुए कहा। वैसे आपस की बात है, मैंने क्यों नहीं देखी कभी इतनी प्यारी लड़की ऑफिस में, ईसा हाजिक को तंग करते हुए बोला। क्योंकि जनाब आप ऑफिस आते ही कब हैं? इब्राहिम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जिसने बस ईसा की आखिरी बात सुनी थी। इब्राहिम की बात पर तीनों हंसने लगे और फिर सब नाश्ते के लिए नीचे आ गए। सब लोगों ने हाजिक और इब्राहिम के साथ आते हुए ईसा को हैरान होकर देखा। सुबह सुबह ये चांद कहाँ से निकल आया? आगा जान ने अखबार नजर से हटाते अपने लाडले नवाबजादे से मुस्कुराते हुए पूछा, जिनकी बात पर सब हंस दिए। वो क्या है ना आगा जान, कभी कभी चांद की सुबह भी निकल जाना चाहिए। कुछ लोग सुबह ही चांद को देखने के लिए तरस रहे होते हैं, उनको भी खुश कर देना चाहिए, ईसा ने हुरम को आंख मारते हुए कहा, जो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई। उसकी ग्रे ब्लोइश आंखें किसी पर भी अपना सहर तारी कर सकती थीं। अच्छा भाई, अब सब बातें करें और नाश्ता करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आयमा बेगम ने प्यार से कहा। और जल्द ही उनके कहने पर सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ हो गए, लेकिन ईसा को अंदाजा हो रहा था कि हुरम की नज़रें उसी पर हैं। कैसा रहा इंटरव्यू एमल? सिद्रा ने उसे कॉल करते पहला सवाल किया। हाँ सिद्रा, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा और ऑफिस तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, यकीनन सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। बस अब दुआ करके यहाँ पर जॉब लग जाए, बाकी तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है, एमल ने परेशानी से कहा। लग जाएगी एमल, बस परेशान ना हो, अल्लाह ताला पर यकीन रख, बेशक वो हमारे दिलों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, सिद्रा ने उसको मोहब्बत से समझाया और थोड़ी देर खुशगपियों के बाद कॉल बंद कर दी। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। इतने अरसे के बाद सब इकट्ठे हुए थे। ख़वातीन कपड़ों वगैरह की बातें कर रही थी, जबकि लड़के मैच और फुटबॉल की बातें कर रहे थे और हुरूम दोनों पार्टीज़ की बातें सुन रही थी और दोनों तरफ अपनी राय दे रही थी। थोड़ी देर बाद ईसा हाजिक को लेकर बाहर आ गया और अपने फार्म हाउस में ले गया, जो वाइट पैलेस के बिल्कुल सामने बना हुआ था और दोनों का मेन गेट एक ही था। ईसा ने अपने फार्म हाउस में मुख्तलिफ किस्म के कुत्ते, आला नस्लों के घोड़े, शेर, चीते और टाइगर्स रखे हुए थे। उसे अपने सब जानवरों से बहुत मोहब्बत थी और इन दोनों भाइयों को ही शौक था इन जानवरों का। इब्राहिम और हुरम भी इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे और फिर इन सब लोगों ने हॉर्स राइडिंग की थी, जबकि हाजिक और हुरम एक ही घोड़े पर बैठे राइडिंग कर रहे थे, क्योंकि हुरम को सही से घोड़ा काबू नहीं करना आता था। शाम होते ही एमल को ऑफिस से कॉल आ गई थी कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। इस बात पर एमल बहुत खुश थी। उसने कॉल करके सबसे पहले सिद्रा को बताया। वो भी एमल की जॉब का सुनकर बहुत खुश हुई। आमना बेगम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था, क्योंकि जिस कंपनी में एमल को जॉब मिली थी वहाँ का सैलरी पैकेज यकीनन बहुत अच्छा होगा, वो जानती थी। एमल कल आने वाले एक नए दिन के लिए बहुत खुश थी, जबकि दूसरी तरफ हाजिक भी बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। असफंदियार खानजादा का हज़ारों कनाल पर फैला हुआ वाइट पैलेस इंतहाई खूबसूरती और कीमती फर्नीचर से सजा हुआ था। इस घर की हर चीज़ अपनी बेइंतहा कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। हज़ारों की तादाद में तो सिर्फ नौकर चाकर और गार्ड्स इस घर में रहते थे। फार्म हाउस के लिए अलग और घर के लिए अलग, और ना जाने कितने ही सर्वेंट क्वार्टर्स इन लोगों के लिए बने हुए थे। कई एकड़ पर फैला हुआ लॉन था, जिसकी रखवाली के लिए बहुत से माली रखे गए थे, और इस खूबसूरत और बड़े से लॉन में कितने ही फूल और पौधे ऐसे थे जो बाहर के मुल्कों से ख़ास तौर पर बीजान की फरमाइश पर मंगवाए गए थे, क्योंकि इन्हें फूलों और पौधों से बेहद लगाव था। लॉन में आते ही मुख्तलिफ किस्म के फूलों की महक हवासों पर सवार होती थी, जो कि इंसान को पुरसुकून कर देती थी।
اور اس وقت عیسیٰ خود کو پرسکون کرنے کے لیے باہر لان میں آیا تھا کیونکہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کر چکا تھا، لیکن دل بے قرار کو کسی طور بھی چین نہیں آیا تھا۔ کافی دیر لان میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ مختلف ملکوں سے لائی گئی الگ الگ قسموں کی چیزوں اور پرفیومز کو اٹھا اٹھا کر غصے اور جنونیت سے دیوار کے ساتھ مار رہا تھا، جو کہ بکھر کر کہیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھیں، اور ایک کانچ کا ٹکڑا دیوار کو لگتے ہی واپس تیزی سے آ کر اس کے چوڑے کندھے پر آ لگا، جس کو اس نے کافی بے دردی سے کھینچ کر نکال دیا تھا، جبکہ وہاں سے اب خون کا فوارہ نکل رہا تھا، لیکن اسے وہ تکلیف دل کی تکلیف کے آگے کافی معمولی لگی تھی۔ یہ وہی عیسیٰ خان زادہ تھا جس کو ایک کانٹا بھی چبھتا تو وہ تڑپ جاتا تھا اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن آج اس نے خاموشی سے اتنا گہرا زخم برداشت کر لیا تھا۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح نازک ہی تھا، اسے آج بھی تکلیف بہت تھی، لیکن اندر کی بے چینی اس کے دماغ پر پوری طرح سے حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس کے کندھے پر لگی ہوئی اتنی گہری چوٹ کو بی جان، آغا جان یا گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ لیتا تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا۔ پورا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا، کمرے میں بکھرے ہوئے قیمتی پرفیومز کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا اور اب کمرے میں پرفیومز اور سگریٹ دونوں کی ملی جلی عجیب سی خوشبو تھی۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو کال کی اور اسے کمرے کو صاف کرنے کا کہہ کر خود شاور لینے چلا گیا۔ وائٹ پیلس بہت بڑا تھا اور اس میں بے تحاشا کمرے تھے۔ عیسیٰ سب سے اوپر والے فلور میں رہتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے کمرے میں کم ہی کوئی آتا تھا۔ وائٹ پیلس کے اکثر ملازم جو عیسیٰ کے ساتھ وفادار تھے، ان کو معلوم تھا کہ عیسیٰ کس قسم کا انسان ہے اور اس کی کیسی طبیعت ہے، اس لیے وہ عیسیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس کے ساتھ مخلص تھے۔ جب عیسیٰ فریش ہو کر باہر آیا تو اس وقت ملازم کمرہ صاف کر کے جا چکا تھا اور کمرے کی حالت بالکل پہلے جیسی درست ہو گئی تھی۔ کوئی دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک گھنٹہ پہلے اس کمرے کی کیا حالت تھی۔ عیسیٰ نے کمرے کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور خود نیچے چلا گیا۔ سب کے پاس انسان کے اندر کی بے چینی اسے کبھی چین نہیں لینے دیتی۔ اگر ہم کوئی غلطی کر دیں اور ہمارا ضمیر زندہ ہو تو وہ بار بار ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم سے جانے انجانے میں بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور ہم اس غلطی پر جان بوجھ کر دھیان نہیں دینا چاہتے۔ اس وجہ سے ہمارے اندر بے چینی رہتی ہے جو کسی پل بھی ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ، سب گھر والوں کا بے حد لاڈلا، سونے کے چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا، جس کے ایک اشارے پر اس کے بندے اپنی جان بھی دے دیں، جس کا حسن کسی کو بھی ایک پل میں دیوانہ بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کی بات ابھی زبان پر ہوگی اور اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی، جو اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کے باوجود بھی بے چین رہتا تھا، وہ عیسیٰ خان زادہ تھا، جو ایک طرف کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور دوسری طرف اس کا ضمیر ابھی زندہ تھا، جو بار بار اسے یاد کرواتا تھا کہ تم معصوم لوگوں کے ساتھ غلط کرتے ہو۔ بس وہ انجان بنتا تھا اس بات سے کہ اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، وہ جانتا تھا وہ غلط کرتا ہے، وہ بس مانتا نہیں تھا۔ اور بھائی کدھر مصروف تھے؟ حاذق نے عیسیٰ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور عیسیٰ ناسمجھی سے حاذق کو دیکھنے لگا۔ او یار، میرا مطلب ہے یقیناً اپنی خوابوں کی شہزادی اور ہماری بھابھی سے بات کر رہے ہوں گے آپ، جو نیچے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ حاذق اس کے کندھے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے بولا۔ فضا میں عیسیٰ کی زوردار چیخ گونجی، کیونکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہ اس کا وہی کندھا تھا جس پر اسے تھوڑی دیر پہلے کانچ لگا تھا۔ سارے کے سارے بھاگتے ہوئے عیسیٰ کے پاس پہنچے اور ابراہیم کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا عیسیٰ کی آواز پر کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری، جبکہ اگلے ہی لمحے عیسیٰ کی سفید شرٹ کندھوں کے پاس سے سرخ ہونے لگی اور اب اس کو صحیح معنوں میں درد کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، اور گھر والوں کو اپنے آس پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی لاڈلا تھا سب کا، لیکن یہ جو نمی آنکھوں کے ذریعے نکل رہی تھی، یہ پچھلے کئی دنوں کی تکلیف اور بے چینی تھی۔ ایک دم ہی عیسیٰ کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ حاذق بھی حیران پریشان سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس نے اتنے زور کا تو مارا ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ کا خون نکل آئے۔ کیا ہوا عیسیٰ، یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ ابراہیم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ میری جان کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ، آئمہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے بولیں، جبکہ اتنے میں رافعہ بیگم فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھیں۔ بی بی جان بھی عیسیٰ کی آواز سن کر کمرے سے بھاگی چلی آئیں، جبکہ حورم یہاں پاس ہی تھی۔ جیسے ہی آئمہ بیگم نے ایک بار اور پوچھا تو عیسیٰ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جس کی وجہ سے پاس کھڑے سب لوگ مزید پریشان ہو گئے تھے، اور ابراہیم کو تو جیسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی عیسیٰ کو ایسے روتے دیکھ کر۔ عیسیٰ کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ میری جان، ابراہیم نے اس کو ماما جان سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ پھر عیسیٰ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بالکل چپ ہو گیا۔ سب کے کہنے پر عیسیٰ نے ابراہیم کی مدد سے اپنی شرٹ اتاری تو نیچے اس نے بلیک کلر کی بنیان پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کا سرخ اور سفید چوڑا کثرتی جسم بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جب سب نے اس کے کندھے کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا گہرا اور بڑا کٹ دیکھ کر، جس سے خون کسی آبشار کی طرح
ज़ारों तार बह रहा था। सफ़ेद मार्बल का खूबसूरत फर्श भी सुर्ख होने लगा। ईसा, ये क्या हुआ है मेरी जान? तुमने बताया क्यों नहीं हमें? किससे लड़ाई हुई है क्या? दर्द हो रही होगी ना मेरे बेटे को? आयमा बेगम ने बगैर सांस लिए इतने सवाल कर दिए और ख़ुद अब उन आंसुओं से पहले से ज़्यादा रवानी आ गई थी। बीजान ने भी आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया और प्यार किया, जबकि बाकी सब भी वहाँ से मौजूद उस दुख और तकलीफ से देख रहे थे, बगैर ये जाने कि ईसा खानज़ादा के साथ लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। चलो उठो मेरे साथ हॉस्पिटल, अभी के अभी, इब्राहिम ने उसे प्यार से कहा। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ईसा ने मासूमियत से कहा। ईसा, उठ जाओ ना मामा की जान, आयमन बेगम ने भी प्यार से कहा। नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसकी ग्रे ब्लूइश आंखें रेड हो गई थीं रोने की वजह से। ईसा ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था और डॉक्टर को भी घर बुलाने से इनकार कर दिया, जबकि इब्राहिम जानता था वो ऐसे ही ज़िद्दी है, जब ना कह दे तो किसी बात के लिए तो उसका मतलब ना ही होता है। इसलिए इब्राहिम ने भी और ज़िद नहीं की थी। राफ़िया बेगम ने भी अपना दिल बड़ा करके उसकी बैंडेज की थी, जबकि उनकी अपनी आंखों के किनारे भी भीग गए थे, क्योंकि ईसा में सब लोगों की जान थी और उसकी ज़रा सी तकलीफ से सब लोगों को तकलीफ होती थी। अभी जो तूफ़ान ईसा के दिल पर बरपा था, अगर उसका अंदाज़ा यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को हो जाता तो वो तड़प कर रह जाता। थोड़ी ही देर में ईसा की बैंडेज हो गई थी और सब उसके पास ही मौजूद थे, जबकि उसके लिए हल्दी वाला दूध, मुख्तलिफ फ्रूट्स का जूस और मिल्क शेक और ना जाने कितनी ही किस्म के खाने पीने की चीज़ें उसके सामने रख दी थीं। और थोड़ी ही देर में आगा जान भी ईसा की चोट का सुनकर जल्दी से घबराए हुए घर आ गए थे, जो अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे। एमल ने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। ऑफिस वाले वाक़े के बाद वो अनजान शख्स हर नमाज के बाद एमल की दुआओं में शामिल होता था, जिसने सही वक्त पर आकर उसकी इज्जत रेजा रेजा होने से बचा ली थी। एमल नहीं जानती थी कि वो इंसान कौन है, कैसा है, बस वो एमल की दुआओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया था। ए अल्लाह ताला, मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है, क्या नाम है उसका, बस वो जो कोई भी है, जहाँ भी है, उसे ढेरों खुशियाँ देना, उसके दिल को हमेशा राहत और सुकून मिले। अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान कर दे और उसकी तकलीफ़ें दूर कर दे, उसका दिल नूर से मुनव्वर कर दे। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे सही रास्ता दिखा, उसे नेक और सालिया बना दे। बेशक वो अनजाने में आया था, उसे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन वो इस वक्त मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आया था, वो मेरा मुहाफ़िज़ बनकर आया था। जिस तरह उसके ज़रिए आपने मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की थी, बस इसी तरह मेरी दुआओं के ज़रिए उसकी हिफाजत करना। एमल इसी तरह उसके लिए ढेरों दुआएं करने लगी, जिसको एमल अपनी दुआओं में नेक शख्स कह रही थी। अगर वो जान जाती कि वो असल में कैसा है तो एमल को उसके वजूद से भी घिन आती। सब लोग रात के वक्त खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, जबकि ईसा को आयमा बेगम अपने हाथ से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिला रही थी, क्योंकि उसके सीधे हाथ के कंधे पर जख्म हुआ था, जिस वजह से उसको बाजू हिलाने से तकलीफ होती थी। हुरम की नज़रें बार बार ईसा के गिर्द तवाफ कर रही थीं और आज भी ईसा हमेशा की तरह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन वो जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहा था। भाई, क्या मैं भी कल आपके साथ ऑफिस चलूं? हाजिक ने इब्राहिम को देखते हुए कहा, जबकि दूसरी तरफ ईसा को कल भी ऑफिस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसे कल किसी ने जाने की इजाज़त देनी थी। वैसे वो ईसा खानज़ादा था जो अपनी हर जिद अच्छे से मनवाना जानता था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इब्राहिम उसकी तरफ मुस्कुराते देखकर कहा, जिस पर हाजिक खुश हो गया था कि कल के दिन के बारे में सोचकर। इसी तरह खाने की टेबल पर हल्की फुल्की खुशगपियाँ होने लगीं और सबने अच्छे से माहौल में खाना खाया। एक पूरा दिन गुजर गया और तुम लोगों से इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ, ईसा ने डार्क लहजे में गुर्राते हुए कहा और सामने पड़ा शीशे का गिलास उठाकर दीवार पर जोर से मारा, जबकि मोबाइल की दूसरी जानिब खड़े हुए शख्स ने दिल में हजारों बार शुक्र अदा किया कि वो अभी ईसा के सामने नहीं खड़ा था, वरना वो गिलास उसके सर पर टूटना था। सर, मैंने कोशिश क्या मतलब कोशिश? इससे पहले वो शख्स अपना जुमला मुकम्मल करता, ईसा उसकी बात काटते तेज लहजे में बोला, आज शाम में मिल जाएगी सर, उसने धड़कते हुए दिल से कहा, और अगर आज शाम तक ना मिली तो अपनी सज़ा के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? ये कहते ही ईसा ने कॉल कट कर दी और सिगरेट पर सिगरेट पीता हवा कमरे में चलने लगा। मैरून पाँव तक आते फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने, काली चादर कंधों पर ओढ़े और खूबसूरत पाँव में नाजुक से मोतियों वाले जूते पहने वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने लंबे और घने लाइट ब्राउन बालों की पूनी बनाई हुई थी और आगे माथे पर कटे हुए बालों की डटें बार बार उसके रुखसार को छू रही थीं, जिन्हें वो बार बार पीछे कर देती थी। आंखों में काजल लगाए, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए वो बहुत हसीन लग रही थी, जो कि बिल्कुल हल्के से मेकअप और सादा से कपड़ों में भी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ लेने की हर वक्त तैयार रहती थीं। एमल आमना बेगम से ढेरों दुआएं लेते और अबीर को प्यार करते घर से निकल गई थी। ऑफिस में आते ही हाजिक की नज़रें एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, जैसे वो कल देखकर गया था।
وہ بہانے بہانے سے سب کے کیبن اور آفس میں جا کر دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ کیبن اور آفس خالی تھے، جس کا مطلب تھا کہ ابھی باقی سٹاف نے آنا ہے۔ حاضق اس امید کے لیے کہ وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گی، ابراہیم کے آفس میں چلا گیا اور اس کی چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سر، مے آئی کمنگ؟ جانی پہچانی آواز پر حاضق کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یس کمنگ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور اس کے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایمل جیسے ہی اندر آفس میں داخل ہوئی، حاضق کی دھڑکنیں اس پری ذات کو دیکھ کر بے ترتیب ہوئیں، لیکن اس نے جلدی خود کو کمپوز کر لیا۔ سر آپ؟ ایمل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی میں، حاضق کھڑے ہوتے ہوئے ادب سے بولا، اور اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتا ابراہیم آفس میں داخل ہوا۔ ایمل نے ابراہیم کو سلام کیا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کہتے تھے۔ ابراہیم کو اس کی سادگی اچھی لگی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے مس ایمل، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی چیئر کی طرف آ گیا، جس سے حاضق پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ اب حاضق سائڈ پڑے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ایمل ابراہیم کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ابراہیم ایمل کو اس کے کام کے بارے میں سمجھا رہا تھا، جبکہ حاضق بار بار تیرچی نظروں سے ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ حاضق کو ان دونوں کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً ایمل نہیں آئی ہے یہاں، لیکن اس کے جانے کے بعد حاضق نے باتوں باتوں میں ابراہیم سے کنفرم کر لیا تھا، جس نے بتایا تھا کہ کل ہی انٹرویو میں سلیکٹ ہوئی ہے، اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ عیسیٰ اس وقت اپنے دوسرے گھر میں تھا جب اس کے بندے نے اس کو ولید شاہ کے آفس کی CCTV فوٹیج دی اور سامنے لگی ہوئی USB کے ساتھ کنیکٹ کر دی LED۔ تم سب لوگ یہاں سے باہر دفع ہو جاؤ، عیسیٰ نے پاس کھڑے ہوئے اپنے بندوں کو غصے سے کہا۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر گئے، عیسیٰ نے ریموٹ سے پلے کے بٹن پر کلک کیا اور ویڈیو چلنے لگی۔ اب وہ سارا منظر جو کمرے کا تھا وہ سامنے لگی ہوئی بڑی سی LED میں چلنے لگا، اور ان لوگوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایمل کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ، ولید شاہ کی شیطانی مسکراہٹ، ایمل کی التجائیں، اس کا خوف سے کپ کپانا، ولید شاہ کی ہوس والی نظریں، ایمل کا مضبوط اور کانپتے ہوئے لہجے میں اسے منع کرنا، اور پھر پیچھے پیچھے ہونا، ولید شاہ کا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا اور اس کے قریب آنا۔ جیسے جیسے وہ ایمل کے قریب آ رہا تھا، عیسیٰ کی گرے بلوئش آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ماتھے کی اور گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ جیسے ہی ولید شاہ نے ایمل کی چادر اتار کر نیچے پھینکی، ایمل کے چہرے پر جو خوف تھا اس نے عیسیٰ کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ عیسیٰ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا، اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا اور وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ ولید شاہ ایمل کی طرف جھکنے ہی والا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ولید نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی سامنے سے عیسیٰ کی آواز آئی۔ یہ سب دیکھ کر عیسیٰ کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے ایمل کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت نہیں کی تھی ابھی تک، کیونکہ اس سے پہلے ہی عیسیٰ آ گیا تھا۔ ولید شاہ گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے میں عیسیٰ نے پوری طاقت سے LED اٹھا کر سامنے پڑا ہوا گلدان مارا، اور اس کے کانچ ٹوٹنے کی آواز باہر کھڑے ہوئے اس کے بندوں نے بھی سنی تھی۔ عیسیٰ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، جبکہ گارڈز کی سانس ان کی حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ جلدی سے گاڑیاں تیار کرو اور نکلو، ولید شاہ کو اٹھوانا ہے۔ عیسیٰ یہ کہتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ اس کے گارڈ ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایمل نے پہلے ہی دل لگا کر کام کیا تھا اور کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کی پہلے دن کی ہی پروگرس سے ابراہیم کافی امپریس ہوا تھا۔ ایمل اس کو اس جاب کے لیے کافی پرفیکٹ لگی تھی۔ ایمل اس کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائل چیک کر رہا تھا جو کہ ایمل نے لا کر دی تھی۔ ابراہیم نے سب فائلز دیکھیں۔ ایمل نے بالکل ٹھیک کام کیا تھا، جس سے ابراہیم بہت خوش ہوا تھا، اور اب چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ مس ایمل، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ویل ڈن، ابراہیم نے اسے سراہتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اب آپ جا سکتی ہیں مس ایمل، کل ملاقات ہوگی، ابراہیم نے اسے فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ ایمل آفس سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا پہلا ہی دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اس باسر کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لانا تاکہ اسے پتہ نہ چلے اس کو کون کہاں لے کر جا رہا ہے، عیسیٰ نے اپنے گارڈز کو غصے اور نفرت سے کہا۔ ولید شاہ چونکہ خود بھی بڑا آدمی تھا، اور اگر وہ جان جاتا کہ یہ سب عیسیٰ نے کیا ہے تو یقیناً وہ عیسیٰ کے خلاف ایکشن لیتا۔ ویسے تو عیسیٰ کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ لاکھوں روپے دے کر ہر ایک کا منہ اچھے سے بند کرنا جانتا تھا۔ وہ چاہتا تو پولیس کو بھی خرید لیتا، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنا امیج اس لیے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے آقا جان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ صرف اسی وجہ سے اس نے ولید شاہ کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ عیسیٰ کے بندوں نے بڑی ہوشیاری سے ولید شاہ کو اس کے آفس کے باہر سے اغوا کیا تھا، جبکہ آفس کے باہر لگی ہوئی CCTV فوٹیج بھی ہٹا دی تھی۔ وہ ویسے بھی اس کام میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے ولید شاہ کے ہاتھوں کو مضبوط رسی سے باندھ دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی تھی، اس لیے ولید کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کس نے اس کو اغوا کیا ہے۔ وہ لوگ ولید شاہ کو لے آئے تھے اور عیسیٰ کے سامنے لا کر پھینکا۔ ولید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کو یہاں لا کر پھینکنے والا اس کا اپنا ہی دوست عیسیٰ خان زادہ ہے۔
अब वलीद ईसा के सामने ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों और हाथों पर मजबूत रस्सी से बंधी हुई थी, जबकि ईसा उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? वलीद ने डरते हुए एक ही सांस में इतने सारे सवाल किए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? यहाँ लेकर आए हो तो बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? जितने पैसे कहोगे उतने तुम्हें दे दूंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज़, वलीद ने इल्तजा की। ईसा को एकदम ही एमल याद आ गई, जिसने बिल्कुल इसी तरह वलीद शाह के आगे इल्तजा की थी कि उसे जाने दे। जब वलीद ने एमल को नहीं छोड़ा था तो ईसा कैसे वलीद को छोड़ सकता था? सिर्फ ये बात सोचकर ही कि अगर ईसा एक मिनट भी लेट हो जाता तो क्या होता, ईसा का वजूद कांप जाता था। ईसा की आंखों में वलीद को देखकर खून उतर आया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने मुंह से बताए कि उसने क्या किया था। ईसा के हाथ में लोहे का राड पकड़ा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वलीद को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वलीद शाह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसको जान से मारकर वो उसके माँ बाप को इस उम्र में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। ईसा ने पूरी कुव्वत के साथ राड उसकी कमर पर मारा। वलीद का सांस तक रुक गया था क्योंकि वो अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं था। ईसा ने बगैर उसको मौका दिए एक राड उसकी टांगों पर मारा। वलीद शाह की चीखों ने सबको हिलाकर रख दिया था। ईसा के गार्ड जानते थे वो जब भी किसी को मारता है तो ऐसे ही बेरहमी से मारता है, किसी पर रहम नहीं खाता, और वो अभी भी ऐसे ही मार रहा था। ईसा के सामने बार बार एमल का वही खौफज़दा चेहरा आ रहा था और वो पूरी कुव्वत से वलीद को मार रहा था। वलीद की हालत ख़राब हो गई थी। ईसा ने समीर को इशारा किया तो समीर उसका इशारा समझते हुए गाड़ी की तरफ गया और साथ साथ कानों को हाथ लगा रहा था कि क्योंकि वो जानता था ईसा अब क्या करने वाला है। ईसा के सब बंदों के चेहरों पर खौफ था, जबकि ईसा की ग्रे ब्लूइश आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। उसकी गर्दन और माथे की रगें तनी हुई थीं। समीर गाड़ी से जो चीज़ निकाल कर लाया था उसको देखकर सब गार्ड ने झुरझुरी ली। ये वाली चीज़ ईसा बहुत ही कम इस्तेमाल करता था। अब ईसा के हाथ में तेज़ धार वाला कद्दूकश पकड़ा हुआ था, जिसे अमूमन लोग गाजरें या सब्जियां कद्दूकश करते हैं, लेकिन ईसा उसके लोगों के लिए इस्तेमाल करता था। इस वक्त अगर वलीद ईसा के हाथ में ये देख लेता तो उसका कलेजा मुंह में आ जाता। जिस हाथ से वलीद ने एमल का दुपट्टा उतार कर फेंका था, ईसा ने वही हाथ वलीद का पकड़ा और बड़ी ही बेरहमी से उसके हाथ को इस पर रगड़ने लगा। वलीद तड़प उठा था। उसकी अजियतनाक चीखें फ़ज़ा में गूंज रही थीं। ईसा के कुछ बंदों ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इतनी अजियत वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। वलीद के हाथ की छोटी छोटी बोटियां ज़मीन पर गिरने लगीं। ईसा ने उसके एक हाथ का हशर करके छोड़ दिया और खड़ा हो गया। ईसा ने अपने हाथ पर कपड़ा बांधा हुआ था कि उसकी फिंगरप्रिंट्स गलती से भी वलीद शाह पर ना लगें। ईसा का गुस्सा किसी सूरत ठंडा नहीं हो रहा था। वो अब अपनी टांगों से वलीद के नीम मुर्दा जिस्म को मारने लगा। उसके बंदे जानते थे कि अगर ईसा ना रुका तो वलीद मर जाएगा, इसलिए समीर बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ा और ईसा को रोका। अगर वो ना रुकता तो यकीनन वलीद शाह का आज दुनिया में आखिरी दिन होता। ईसा गुस्से से पीछे हो गया और उसे मेन रोड पर फेंक कर वो लोग अब वहाँ से जा चुके थे। शाम को ईसा घर आया तो अंदर जाने के बजाय बाहर लॉन में ही बैठ गया। अब वो चेहरे से एक पल भी सुकून नहीं लेने देता था। अभी भी वो एमल के बारे में ही सोच रहा था तो हुरम वहाँ आ गई। हेलो हैंडसम कज़न, तुम कहाँ थे सारा दिन? हुरम ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। क्यों, याद आ रही थी मेरी? ईसा ने उसकी आंखों में देखते हुए उल्टा आगे से सवाल कर दिया। हुरम ने नज़रें फेर लीं। वो ईसा की ग्रे ब्लूइश आंखों में नहीं देख सकती थी। नहीं तो वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, हुरम ने बात घुमाते हुए जवाब दिया। अपने एक दोस्त की तरफ था। ईसा ने उसे चुप बैठा देख कहा, ओह अच्छा, चलो ना आज फिर आइसक्रीम खाने चलें, हुरम ने एक अदा दिखाते हुए कहा। हाँ तो वो अपने नवाब भाई को कहो ना कि वो लेकर जाए तुम्हें, ईसा ने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया। हेलो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ? और ये तुम क्या कह रहे थे हुरम से मुझ नवाब के बारे में? हाजी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। थिंक ऑफ डेवल, डेवल इज हेयर, ईसा ने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा। डेवल कह रहे हो ईसा? हुरम, तुम मेरे भाई को? हैरानी से उसे देखते हुए हुरम ने पूछा। हाँ तो अब डेवल को डेवल ही कहूँगा ना, ईसा ने हुरम को शक्ल बनाते हुए कहा। अच्छा, आज इस डेवल का मूड बहुत अच्छा है, हाजिक ने ईसा को आंख मारते हुए कहा। क्यों, आज कोई परी देख ली है ज़मीन पर? ईसा ने फौरन ही कहा। परी नहीं है, वो हूर है, हूर, हाजिक ने खोए हुए अंदाज में कहा। ओ मजनू, कहीं और जाकर ये लैला मजनू वाला खेल खेलना। एक तो लगता है दोनों बहन भाई ने पेरिस में खूबसूरत लोग नहीं देखे हैं, ईसा ने हुरम को देखते हुए कहा, जबकि ईसा का इशारा समझकर हुरम महज अपने लब काट कर रह गई थी। ओ हेलो प्यारे भाई, कभी बुजुर्गों से निकलकर हम गरीबों के पास भी बैठ जाया करो आप, ईसा ने इब्राहिम को अपनी तरफ आता देख कहा। ईसा की बात पर इब्राहिम से मैं तीनों हंस दिए। हाँ मेरे शहजादे, मैं यहाँ तुम लोगों के पास ही आ रहा था, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कैसा है तुम्हारा बाजू? इब्राहिम ने फिक्रमंदी से पूछा।
ठीक है भाई पहले से, ईसा ने मुस्कुराते हुए अपने भाई को देखकर कहा जिसमें ईसा की जान बसती थी और जो ईसा की सबसे ज्यादा फिक्र करता था। दोनों ही भाइयों की एक दूसरे में जान थी। चलो भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं सब, ईसा ने हुरम को आंख मारते हुए कहा, जिस पर वो ब्लश करने लगी। ईसा ऐसा ही था, उसने कभी भी दूसरों पर अपनी फीलिंग जाहिर होने नहीं दी कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसके दिल में क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है। वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का इंसान था। कुछ ही देर में वो सब आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए थे। एमल अब आमना बेगम को अपने ऑफिस के पहले दिन के बारे में बता रही थी कि उसका ऑफिस में पहला दिन कैसा गुजरा है, उसका बॉस कैसा इंसान है, उसका नाम क्या है और ऑफिस में एमल का काम क्या है। जबकि उसके जो फॉर्म इब्राहिम ने दिया था उसमें सैलरी पैकेज भी लिखा हुआ था और उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, जिस वजह से एमल और आमना बेगम बहुत खुश थे। एमल ने दिल में सोच दिया था जैसे ही उसको सैलरी मिलेगी वो अबीर का बहुत अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाएगी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खाना खाने के दौरान वो दोनों माँ बेटी यूं ही काफ़ी देर बातें करते रहे और खाना खाने के बाद एमल ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़ने के बाद एमल ने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, बेशक आप बड़े मेहरबान और रहम करने वाले हैं। आपके अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी टूटी फूटी दुआओं पर कुन कहे। आप बड़े मेहरबान और बेनियाज हैं। मामा ठीक कहती थी, मुझे कभी भी आपसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था। आप तो सिर्फ हमारे इम्तिहान लेते हैं और आप खुद चाहते हैं कि हम सब्र करें और फिर आप हमें हमारे सब्र करने पर सब्र का फल दें। मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला कि इतनी अच्छी जगह मेरी जॉब लगी है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपना शुक्रगुजार बना दे। मुझे हमेशा सब्र और शुक्र करने की तौफीक देना। मुझे अपने पसंदीदा लोगों में शामिल करना। ऐ अल्लाह, बेशक आप ही हम सब के मुहाफिज हैं। बेशक आप इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले हैं। बेशक आपने ही मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की थी, लेकिन जिस नेक शख्स को वसीला बनाया था उसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना, उसके दिल की हर दुआ कबूल करना, उसे दुनिया और आखिरत में सुकून देना, उसे हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक देना, उसे भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर देना। ऐ मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानती वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, बस वो यूं ही हमेशा मेरी दुआ में रहेगा। उसका वहाँ आना किसी माजिज़े से कम नहीं था। मेरे लिए उसका मेरी पूरी ज़िंदगी पर एहसान है। एमल अपने दोनों हाथों से रोते हुए ईसा खानज़ादा के लिए दुआएं कर रही थी। ब्रदर, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं फिर से कल आप के ऑफिस से जा सकता हूँ? हाजिक ने इब्राहिम के साथ वॉक करते उससे पूछा। वो लोग रात का खाना खाकर अब बाहर लॉन में वॉक कर रहे थे। हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, जब चाहो आ सकते हो। तुम्हारे अपने ही मामू का ऑफिस है। इब्राहिम ने उसकी कमर पर हल्का सा पंच मारते हुए मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर हाजिक बहुत खुश हो गया था और मुस्कुरा दिया। कहाँ जाने की बात हो रही है भाइयों? ईसा ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलते हुए कहा। कुछ नहीं, वो हाजिक कल ऑफिस जाने का कह रहा था तो मैंने कहा आ जाना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इब्राहिम ने ईसा के सिल्की बाल उसके माथे से पीछे करते हुए कहा, जो कि बार बार उसके माथे पे आ रहे थे। भाई इस पर नज़र रखें, लड़का ख़राब हो गया यहाँ आकर। ईसा ने हाजिक को मशकूक नज़रों से मुस्कुराते हुए देखकर कहा और इब्राहिम दोनों को नासमझी से देखने लगा, जबकि हाजिक अपने बालों में हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वैसे पेरिस में ऑफिस जा जाकर दिल नहीं भरा, जो रोज़ाना सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके मुँह उठाकर चला जाता है भाई के साथ। ईसा ने उसे तंग करते हुए कहा। इब्राहिम की एक साइड पर ईसा था और दूसरी साइड पर हाजिक था। वो तीनों वॉक कर रहे थे। ईसा क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? किसी को तो छोड़ दिया करो। इब्राहिम ने ईसा की नाक को हल्का सा दबाते हुए कहा। भाई ये बेचारा नहीं है, आजकल जनाब के कुछ ज़्यादा ही चक्कर लग रहे हैं ऑफिस के। कल ज़रा मैं भी जाकर देखूं आखिर हमारे ऑफिस में ऐसा क्या रखा हुआ है, क्या सीन है कि नवाब साहब का घर में दिल ही नहीं लगता। ईसा ने हाजिक को देखकर आंख मारी, जिस पर हाजिक कहका लगाकर हंस दिया। यूं ही काफ़ी देर वो तीनों बातों के साथ साथ वॉक करते रहे, जबकि ईसा को मालूम हो गया था कि हुरम टेरेस पर खड़ी चुप चुप कर उसे देख रही है। वो बस हल्का सा नाम में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। वलीद शाह बिल्कुल मरने वाली हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था। किसी ने सड़क से गुजरते उसे देखा तो एम्बुलेंस को कॉल की और उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। वलीद के घर में भी इन्फॉर्म कर दिया था और अब तक ये खबर न्यूज़ भी आ गई थी कि फ़लाँ कंपनी के मालिक को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जिसने भी हमला किया या करवाया है वो बहुत शातिर दिमाग का है, क्योंकि पुलिस को अब तक एक सबूत भी नहीं मिला, जबकि पुलिस अभी भी मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ चैनल्स पर यह सब कुछ बार बार बताया जा रहा था। ईसा अपने सब घर वालों के साथ बैठा हुआ न्यूज़ देख रहा था जब उसके चेहरे पर एक कातलाना मुस्कुराहट आई, जैसे वो पल भर में ही छुपा गया था और अब उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के तासरात थे, जबकि अंदर से उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। ईसा आगा जान से मुखातिब हुआ कि उसे वलीद को देखने जाना है, क्योंकि आगा जान खुद भी जानते थे कि वलीद ईसा का दोस्त है। वो लोग आगा जान को बताकर घर से निकल गए। ईसा के साथ हाजिक और इब्राहिम भी गए थे। वो तीनों कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचे। अंकल आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इब्राहिम ने वलीद के बाबा को तसल्ली देते हुए कहा, जबकि ईसा भागता हुआ वलीद के पास आया था।
یہ سب کس نے اور کیوں کیا ہے؟ عیسیٰ نے فکر اور پریشانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ولید کو اس طرح مختلف مشینوں میں جکڑا دیکھ عیسیٰ کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ پتہ نہیں کہ کون لوگ تھے وہ ولید بمشکل بول پایا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں فریکچرز آئے تھے۔ ولید نہ کبھی سوچ سکتا تھا، نہ ہی اس کا کبھی شک جا سکتا تھا کہ اس کی ایسی حالت کا ذمہ دار اس کا اپنا دوست عیسیٰ ہوگا، جو سب سے پہلے یہاں پہنچ کر اس کے ساتھ ہمدردیاں کر رہا تھا۔ وہ عیسیٰ خان زادہ تھا جو اپنے کام بڑی ہوشیاری سے انجام دیتا تھا۔ اس کو آج تک کبھی اس کے ساتھ رہنے والے اس کے گھر والے نہیں پکڑ سکے تھے، تو یہ تو معمولی پولیس اس کا کیا بگاڑ سکتے تھی؟ اس کا دماغ ضرورت سے زیادہ تیز چلتا تھا۔ اچھا اب تو آرام کر اور فکر نہ کر، جس نے بھی تیری یہ حالت کی ہے اس کو تیرا بھائی زمین کے نیچے سے بھی نکال کر لے آئے گا۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، جس پر ولید نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عیسیٰ اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تجھے جان سے مار دیتا باسٹرڈ، لیکن تیرے بوڑھے ماں باپ پر ترس آ گیا تھا، جو کہ ابھی بھی آ رہا ہے، ورنہ تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ویسے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھے بچایا جا سکے، لیکن افسوس کہ میں تجھے جان سے مار بھی نہیں سکتا۔ تیرے ماں باپ کیا کریں گے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور ویسے بھی تیرے علاوہ ان کا اس دنیا میں ہے کون؟ باخدا اگر تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد نہ ہوتا تو تجھے مجھ سے کوئی مائی کا لال نہ بچا سکتا۔ عیسیٰ اس کے کمرے سے باہر کھڑا، گلاس اس کو اندر مشینوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں نفرت سے بول رہا تھا، اور اس کی آنکھیں دوبارہ سے سرخ ہونے لگیں، لیکن اس نے خود کو کافی حد تک نارمل رکھا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ابراہیم اور حاذق بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ سدرا کب سے ایمل کو کال ملا رہی تھی، جبکہ تیسری بیل پر ایمل نے فون اٹھایا تھا، کیونکہ وہ ابیر کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ایمل ایمل سدرا نے گھبراتے ہوئے تیز سانس میں بولا، ارے کیا ہوا ہے سدرا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ایمل نے پریشانی سے پوچھا۔ ایمل تم نے نیوز دیکھی ہے؟ سدرا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں سدرا میں نہیں دیکھی، کیوں کیا ہوا؟ اب کی بار ایمل بھی گھبرا گئی۔ ایمل وہ ہمارے باس ہیں ولید شاہ، ان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، بہت بری طرح سے کسی نے مارا ہے۔ ایمل بے یقینی سے سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی انصاف دیتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ایمل ہیلو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ سدرا نے 2-3 بار اسے بلایا۔ ہاں سدرا میں سن رہی ہوں، ایمل نے روتی ہوئی آواز میں بولا۔ ایمل کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سدرا نے اس کی آواز سن کر کہا۔ سدرا اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو پڑتی ہے تو اس کا شور سارا زمانہ سنتا ہے۔ میں نے بس اس روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کیا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ سدرا میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے سدرا، اس نے مجھے انصاف دیا ہے، اتنی جلدی میرے مجرم کو سزا دی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا، جبکہ سدرا بھی اس کی بات سن کر رو پڑی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی ایمل کی دعا سنی تھی۔ ایمل کال بند کرنے کے بعد سجدے میں جا گری اور اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اس انجان شخص کے لیے دعا کرنے لگی، جو کہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے لیے دعا کرنا ایمل کی عادت بن گئی تھی۔ وہ ہر نماز میں اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کرے، ہدایت دے۔ وہ عیسیٰ خان زادہ تھا جو ایمل کی دعاؤں میں ہر وقت شامل رہتا تھا۔ عیسیٰ بیٹے کچھ پتہ چلا کس نے کیا ولید کا یہ حال؟ ولید کی ماں نے روتے ہوئے عیسیٰ سے پوچھا۔ عیسیٰ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو تسلی دی، جبکہ اس کا اپنا دل واقعی میں خفا تھا کہ ولید کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کی وجہ سے ولید کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر وہ جان جاتے کہ جو ان کے سینے سے لگا کر تسلیاں دے رہا ہے وہ انہی کے اکلوتے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار ہے، تو نہ جانے ان کے دلوں پر کیا گزرتی اور وہ کیسا رویہ رکھتے عیسیٰ کے ساتھ۔ لیکن ولید کو سزا دینا بھی عیسیٰ کے لیے بہت ضروری تھا۔ ولید کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آیا تو وہ تینوں بندے ڈاکٹر کے پاس آئے۔ کیا رپورٹ ہے ڈاکٹر؟ عیسیٰ نے آگے ہو کر فکر مندی سے پوچھا۔ سر آپ کے دوست کو بہت بری طرح سے مارا گیا ہے اور ان کے ہاتھ کا بہت برا حال کیا ہے، اب وہ ہاتھ ان کا پوری زندگی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ ہاں لیکن ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، یہ کہہ کر وہ ولید کے پیرنٹس کو لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ولید کی ماں نے اسے ماتھے پر پیار کیا اور اس کو دیکھ کر رونے لگی، جو کہ مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ تو عیسیٰ نے دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ پتہ لگا عیسیٰ کس نے کروایا ہے یہ سب؟ ولید نے بمشکل کہا۔ نہیں یار کچھ نہیں پتہ لگا، فی الحال پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جیسے ہی پتہ لگا میں بتا دوں گا تجھے۔ عیسیٰ کے لہجے سے ولید کو فکر اور پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ عیسیٰ ان سب کو خداحافظ کہہ کر اب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی کے ابھی انفارمیشن دو مجھے، ساری کی ساری میں ویٹ کر رہا ہوں، عیسیٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ جی سر، بس آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، پھر ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، گارڈ نے احتراماً سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ اوکے جاؤ، اب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں کال کروں گا اور مجھے سب ڈیٹیلز چاہیے۔
ये कहकर उसने गार्ड को हाथ के इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा और खुद सिगरेट पीने लगा। जो कोई भी तुम्हारे और मेरे दरमियान आएगा उसका मैं वलीद शाह से भी बुरा हाल करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ ईसा की। ईसा खिड़की के पास खड़ा हुआ बाहर देख रहा था। उसने दीवार पर जोर से पंच मारते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। मामा, अब देखना, बस जल्द ही भाई ठीक हो जाएंगे। एमल ने अबीर के मुंह पर बिरयानी का निवाला डालते हुए कहा, जो कि उसने अबीर की फरमाइश पर बनाई थी। जी मेरी जान, बिल्कुल। अब हम अबीर का अच्छे से हॉस्पिटल से चेकअप करवाएंगे और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। आमना बेगम ने प्यार से अपने दोनों बच्चों को देखा और एमल की अच्छी किस्मत के लिए ढेरों दुआएं करने लगी, जो कि इतनी सी उम्र में इतनी मेहनत कर रही थी। सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक कंधों पर ले ली थी। एमल का कल ऑफिस में दूसरा दिन था और वो अपनी इस जॉब से बहुत खुश थी और साथ ही साथ इंतज़ार भी कर रही थी कि कब न्यू वैकेंसी आएगी और कब वो सिद्रा को यहाँ बुलाएगी और वो दोनों दोस्तें साथ मिलकर काम करेंगी। मुमानी जान, ये ईसा कहाँ है? हुरम ने किचन में खड़ी आयमा बेगम से पूछा, जो ईसा के लिए ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट केक बैक कर रही थी। हर दूसरे दिन ईसा को ये केक खाना होता था और ये उसकी बचपन से आदत थी। वो बचपन से ही ऐसा करता था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हर दूसरे दिन ईसा को अपनी माँ के हाथ का केक खाना होता था। आयमा बेगम कुकिंग एक्सपर्ट थी। वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती थी। आयमा बेगम भी हर दूसरे दिन बगैर उसके कहे केक बनाने खड़ी हो जाती थी। पता नहीं बेटा, बाहर ही कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुमानी जान, ये ईसा की केक खाने की आदत अभी तक नहीं गई? हुरम ने चॉकलेट मुंह में डालते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो बचपन से ही ऐसा है। उसे जो चीज़ चाहिए हो वो हर सूरत में चाहिए होती है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। वो नाम में सर हिलाते अपने शहजादे का सोचकर मुस्कुरा दी। अच्छा तो मुमानी जान, आप मुझे भी ऐसा केक बेक करना सिखा दें, हुरम ने एक्साइटमेंट से कहा। रहने दो, ये किसी के बस की बात नहीं। ऐसा केक बस मेरी मामा ही बना सकती हैं। ईसा ने आयमा बेगम को पीछे से हक करते हुए कहा। वो अचानक ही वहाँ आया था। जी नहीं मुमानी जान, मुझे सिखाएंगी, मैं तो बना लूँगी, हुरम ने ईसा को घूरते हुए कहा, जिस पर ईसा हंस दिया। दुनिया की कोई भी लड़की मेरी मामा के जैसे केक नहीं बना सकती, ईसा ने अपनी माँ के मुँह पर आई हुई लटों को उनके कैचर में करते हुए प्यार से कहा और इनकी पेशानी पर बोसा देकर वो अब किचन से जा चुका था, जबकि ईसा के प्यार से हंसकर बात करने को हुरम कुछ और ही समझ रही थी। ईसा अब ऊपर अपने रूम में आ गया और अपने गार्ड को कॉल की ठीक आधा घंटा गुजर चुका था। ईसा खानज़ादा अपने कामों में वक्त का बहुत पाबंद था। हाँ, क्या रिपोर्ट है? ईसा ने अपने मुंह में सिगरेट डालकर लाइटर से जलाते हुए डार्क लहजे में पूछा। सर, उनका नाम इमल फुरकान है और उनका एक ही भाई है जो कि जहनी माजूर है, लेकिन उम्र में उनसे शायद 2-3 साल बड़ा है। वालिद साहब की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जबकि इनकी वालदा लोगों के कपड़े वगैरह सीकर गुजारा करती हैं और उनके कोई भी रिश्तेदार वगैरह यहाँ नहीं है। इनके वालिद की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों ने इन लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और वो वलीद शाह के ऑफिस में काम करती थी, लेकिन वहाँ से कुछ दिनों पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब कोई और ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वो मैं आपको कल तक बता दूंगा कि कौन से ऑफिस में है, उसने एक ही सांस में डरते डरते कहा। ओके गुड, बाकी मुझे कल तक बता देना, ईसा ने नॉर्मल लहजे में कहा। जी सर, बता दूंगा, गार्ड ने कहा, जबकि ईसा ने कॉल बंद कर दी थी। एमल तो मैडम का नाम एमल है, यानी एमल ईसा खानज़ादा। ईसा ज़ेरे लब बुड़बड़ाया था और एक कातलाना मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी थी। ईसा नीचे खाने की टेबल पर आया था। आयमा बेगम खाना लगवा रही थी। कहाँ गुम थे दोस्त? हाजिक ने ईसा के गले में हाथ डालते हुए कहा। अपने रूम में था और कहाँ होना है? ईसा ने टेबल से सेब उठाकर मुंह में डालते हुए मुस्कुराकर कहा। ओह माशाल्लाह, आज तो मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा है, हुरम ने हाजिक को देखते हुए कहा, जिसने काले रंग की शलवार कमीज जेबतन की हुई थी और उसमें वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। थैंक यू, हाजिक के बजाय जवाब ईसा की तरफ से आया था, जिसने हुरम को आंख मारते हुए कहा, जबकि ईसा की इस शरारत के पास खड़ा इब्राहिम समझ गया था और अब वो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपकी नहीं अपने भाई की बात की है, हुरम ने हाजिक को गले लगते हुए गुस्से से ईसा की तरफ देखते हुए कहा। हुरम इन चंद एक खुश नसीबों में शामिल थी जिनका हल्का सा गुस्सा भी ईसा बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि उसने कभी हुरम को सीरियस नहीं लिया था और वो जानता था कि हुरम मजाक में गुस्सा करती है, वरना अपने घर वालों के अलावा कोई उसे गुस्से करने वाली नज़र से देख भी ले तो वो उसकी आंखें निकाल कर हाथ में पकड़ा देता है। अच्छा तो ये बात है, अभी देख लेते हैं कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ईसा ने अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए कहा। भाई इधर आना ज़रा, ईसा ने इब्राहिम को आवाज़ दी जो उन लोगों से थोड़े फासले पर खड़ा था। भाई ज़रा बताना हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ईसा ने इब्राहिम से कहा। ईसा ने ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिसके टाइट ब्लैक शर्ट में उसका पूरा चौड़ा जिस्म
बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो हाजिक और इब्राहिम दोनों से ज्यादा खूबसूरत था, और ये बात तो वहां मौजूद सब लोग मानते थे। उसकी सिर्फ ग्रे ब्लूइश आंखों का ही कोई मुकाबला नहीं था। दोनों ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मेरा भाई तो मेरे दिल का टुकड़ा है, इब्राहिम ने ईसा को गले लगाते हुए कहा। और मेरा भाई मेरा शहजादा है, हुरम ने भी हाजिक को गले लगते हुए कहा, जिसने हुरम की पेशानी पर अपने लब प्यार से रखे। लेकिन मेरा भाई ज्यादा प्यारा है, इब्राहिम ने ईसा के मुंह पर प्यार करते हुए कहा। ये हुई ना बात भाई, ईसा ने हंसते हुए कहा। सुन लिया ना चुड़ैल, ईसा ने हुरम को घूरते हुए कहा, जिस पर हाजिक भी नाम में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। क्या वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे? इब्राहिम भाई ये चीटिंग है, हुरम ने शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि दोनों बाजू अपने सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। अच्छा तो एक काम करते हैं, बीजान से पूछ लेते हैं, ईसा ने सामने से आती बीजान को देखकर कहा। हाँ ये ठीक है, हुरम ने चहकते हुए कहा। बीजान एक बात तो बताएं, ईसा ने बीजान को सोफे पर बिठाते हुए कहा। हाँ जी बीजान बताएं, हाजिक भी बोला। मेरे बच्चों हुआ क्या है बताओ तो सही, बीजान ने इन दोनों को प्यार से देखते हुए कहा। बीजान छोड़ें इनको, ये सब पागल हैं, आप चलें, डाइनिंग पर खाना लग गया है, इब्राहिम ने बीजान को उठाते हुए कहा। भाई एक मिनट रुको तो, ईसा ने इब्राहिम को पीछे करते हुए कहा। बीजान बस ये बता दें कि हाजिक और मेरे में से कौन ज्यादा प्यारा है। बीजान ईसा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। कितना पागल था वो, बच्चों की तरह मासूमियत से पूछ रहा था। अरे तुम तीनों मेरे शहजादे हो, मेरे शेर हो, तीनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हो, बीजान ने तीनों पर प्यार भरी नजर डालते हुए कहा। और तुम सब अपनी बीजान के दिल के टुकड़े हो, बीजान ने बारी बारी तीनों के माथे चूमते हुए कहा, जिसके बदले तीनों ने बारी बारी एहतराम और मोहब्बत के साथ बीजान के हाथ पर बोसा दिया। बीजान और मैं, हुरम ने रोनी सूरत बनाकर कहा। अरे तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो, बीजान ने उसे गले लगाते हुए कहा। और फिर वो सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। ब्लैक कलर का लंबा सा फ्रॉक उसके साथ वाइट चूड़ीदार पायजामा पहने, काली चादर कंधों पर डाले, मोटी मोटी बड़ी आंखों में काजल लगाए और होंठों पर लिपस्टिक लगाए, एमल ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो जिस ऑफिस में जॉब कर रही थी वहाँ बहुत मॉडर्न लड़कियां जॉब करती थीं, जो कि बिल्कुल टिप टॉप होकर आती थीं। शलवार कमीज और दुपट्टा तो वहाँ सिवाय एमल के कोई नहीं करता था। एमल भी सर पर नहीं करती, बस कंधों पर चादर ओढ़े रखती थी। वहाँ लड़कियों ने टाइट जीन्स के साथ बामुश्किल पेट तक आती हुई शर्ट्स पहनी होती थीं, जबकि एमल इन सबसे मुख्तलिफ दिखाई देती थी। लेकिन लाइट सा मेकअप करना एमल के लिए ज़रूरी था। वो बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसे बड़े बड़े लोगों के दरमियान बैठना उठना होता था। वैसे तो उसका हुस्न किसी भी बनाव सिंगार का मोहताज नहीं था, वो सादगी में भी बहुत हसीन और पुरकशिश लगती थी, लेकिन हल्का सा मेकअप उसके बेतहाशा हुस्न पर चार चांद लगा देता था। ऑफिस की कुछ लड़कियों से हसदो और रश्क की निगाहों से देखनी थी, जो बेतहाशा हुस्न की मालिक थी। एमल की इस ऑफिस में टाइमिंग 9 बजे की थी, जिस वजह से वो आराम से अबीर को नाश्ता करवा के आती थी। अबीर को नाश्ता करवा के अब वो घर से निकल चुकी थी। अरे वाह, सुबह सुबह आप जनाब किधर? इब्राहिम ने ईसा को देखते हुए कहा, जिसने डार्क ब्लू कलर की शर्ट के साथ वाइट जीन्स पहनी हुई थी, जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। भाई आज मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ आपके साथ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इब्राहिम उसे पूरी आंखें खोलकर हैरानी से देख रहा था, गोया सच कह रहा हो। ये मौजा कैसे हुआ? अरे रुको मेरी जान, आयमा बेगम ने उसको मुखातिब किया। वहीं आई और उसके मुंह में एक दही का चम्मच डाला, ताकि उसका ऑफिस में पहला दिन अच्छा गुजरे। मामा जान, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं कौन सा रोज़ जाऊंगा? वो तो बस आगा जान और भाई के कहने पर, मैंने सोचा ऑफिस का एक चक्कर लगा लेना चाहिए, उसने इब्राहिम को देखकर आंख मारते हुए कहा, जो कि उसको देखकर मुस्कुराने लगा। चले नवाब साहब, इब्राहिम ने ईसा को देखकर कहा, जबकि आयमा बेगम 5-5 हज़ार के ढेरों नोटों से उसकी नज़र उतारने लगी और उसके बाद उन्होंने इब्राहिम की भी नज़र उतारी। वाह वाह मोमानी जान, यहाँ भी एक नज़र डालने के सारा प्यार अपने बेटों को ही देंगे, हमारी भी नज़र उतार दें। सामने से हाजिक भी आ गया था, उसने आयमा बेगम को देखकर शरारत से कहा। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। आयमा बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने हाजिक की नज़र भी उतारी। उतारे मामा, इसकी भी नज़र, आजकल वैसे भी लगता है इस पर किसी चुड़ैल का साया है, ईसा ने अपनी मामा के पीछे छुपते हुए हाजिक को देखकर शरारत से कहा, जो उसकी बात सुनकर हंस दिया। बुरी बात ईसा, आयमा बेगम ने प्यार से उसके कान पकड़ते हुए कहा, जिस पर वो सब हंस दिए। आयमा बेगम से प्यार लेने के बाद वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। वो तीनों तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद ऑफिस पहुंच चुके थे। इब्राहिम सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि ईसा और हाजिक भी उसके साथ थे। इन तीनों को एक साथ चलता देखकर ऑफिस में सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, और ख़ास तौर पर ईसा को लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कोई इंसान इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है।
वो देखने वालों को हर लिहाज से परफेक्ट लगता था। बिलाशुबा उसकी सूरत लाखों में भी नहीं बल्कि करोड़ों में एक थी। वो दोनों इब्राहिम के साथ उसके ऑफिस में ही बैठे थे जब एक खूबसूरत आवाज़ इन तीनों के कानों से टकराई, जिस आवाज़ पर हाजिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सर, मे आई कमिंग? ईसा के अलावा इन दोनों ने एमल को देखा था, जबकि ईसा ने अपने कानों पर ब्लूटूथ हैंड फ्री लगा ली थी। उसको अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था किसी भी लड़की में, जबकि उसकी नज़रें अपने मोबाइल पर ही थीं। यस कमिंग मिस एमल। एमल से हालचाल पूछने के बाद अब इब्राहिम उससे काम के बारे में पूछ रहा था, जबकि हाजिक की नज़रें उस पर ही ठहरी हुई थीं। मिस एमल, आप आज ही मुझे वो फाइल कंप्लीट करके दे दें, मैं चेक कर लूँगा। इब्राहिम ने उस पर नज़र डाले बगैर नीचे दूसरी फाइल को चेक करते हुए कहा, ओके सर, मैं थोड़ी देर में ही आपको फाइल कंप्लीट करके दे देती हूँ, एमल ने कहा, जिस पर इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया, जबकि वो अब कमरे से जा चुकी थी। दूसरी तरफ ईसा के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाई, मेरे लिए कॉफ़ी तो मंगवा दो। ईसा अब सोफे से उठकर इब्राहिम की टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। हाजिक, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? इब्राहिम ने फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए हाजिक से पूछा। भाई, मैं भी कॉफ़ी ही लूँगा, हाजिक ने मुस्कुराकर कहा, जबकि इब्राहिम ने फ़ोन कान से लगाते हुए 3 कप कॉफ़ी मंगवा ली। थोड़ी ही देर में इन लोगों के लिए गरम गरम कॉफ़ी आ गई थी। अब वो तीनों बातें करने के साथ साथ कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थे, जबकि एक बार फिर एमल ऑफिस में आई। सर, मे आई कमिंग? ईसा की बैग एमल की तरफ थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन एक ही चीज़ उसे दोबारा महसूस हुई थी। जब पहली बार एमल आई थी तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, और अब की बार भी एमल के आते ही दूसरी बार ईसा के साथ ऐसा हुआ था। कमिंग, इब्राहिम ने सर हिलाते कहा। एमल ने जब देखा वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसने वहाँ से जाना चाहा। ओह सॉरी सर, मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ये कहते हुए वापस चली गई, जबकि उसकी इस बात पर इब्राहिम मुस्कुरा दिया था। एमल वाकई एक वेल एजुकेटेड लड़की थी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ईसा का मोबाइल बजा और उसे एक मैसेज मिला। ईसा ने मैसेज ओपन किया, जो कि उसके गार्ड का था। असफंदियार खानजादा एंड सन्स, सर, मैडम आपके ही ऑफिस में जॉब करती हैं। मैसेज पढ़कर ईसा के हाथ कांपने लगे। उसका महबूब उसके इतने करीब था। ईसा, आर यू ओके? इब्राहिम ने उसके हाथों को कांपता देखकर परेशानी से पूछा। जी भाई, मैं ठीक हूँ, ईसा बमुश्किल बोल पाया। जो मुस्कुराहट एमल के जाने के बाद हाजिक के चेहरे पर थी, उसको देखकर ईसा को आग लगी थी। वो समझ चुका था अंदर आने वाली लड़की उसकी एमल ही थी। यही वजह थी जब जब वो अंदर आती, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मौजूदगी से ईसा की धड़कनें बेतरतीब होती थीं। ईसा ने अब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाना शुरू की तो उसे यकीन हो गया था कि हाजिक इतने दिनों से जिस लड़की की खूबसूरती के किस्से सुना रहा था, वो ईसा की एमल ही थी। वो ईसा की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से हाजिक आज लगातार तीसरे दिन ऑफिस आ रहा था। ईसा ने सामने पड़े पानी के गिलास को एक ही सांस में पी लिया और गिलास को हाथ में इतनी मजबूती से दबाया कि वो ईसा के हाथ में ही टूटकर चिकनाचूर हो गया और नीचे सफ़ेद मार्बल पर खून के कतरे गिरने लगे। ईसा ट्रांस किसी कैफियत में बैठा हुआ था। ईसा, इब्राहिम भागता हुआ उसकी तरफ आया और उसे झंझोड़ा, जिस वजह से वो वापस होश में आया और अपने हाथ की तरफ देखा, जो कि बुरी तरह जख्मी हो गया था और इससे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, जबकि कांच के मुख्तलिफ टुकड़े उसकी मजबूत हाथ की कलाई में चुभे हुए थे। उसके हाथ को देखकर इब्राहिम का दिल मुंह में आया था। ये क्या किया ईसा, पागल हो गए हो तुम? हाजिक उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोला, जबकि ईसा ने उसे खूनख्वार नज़रों से देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। चलो डॉक्टर के पास उठो, इब्राहिम ने उसको चेयर से उठाते हुए नरमी से कहा, जबकि ईसा के हाथ को देखकर इब्राहिम की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई थी और उसके चेहरे पर आई बेतहाशा फिक्र और परेशानी ईसा खानजादा से छुप ना सकी। भाई, मैं कहीं नहीं जाऊँगा बस। इब्राहिम के 2-3 बार कहने पर भी ईसा नहीं उठा था, जबकि इब्राहिम जानता था वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं उठेगा। इब्राहिम ने कॉल करके फर्स्ट एड बॉक्स ऑफिस में ही मंगवा लिया था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सही तरह बैंडेज करना नहीं जानता था और ना ही इब्राहिम में इतनी हिम्मत थी कि वो अपने भाई का जख्मी हाथ साफ कर सके, जबकि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। इब्राहिम ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर बाहर कॉल की और कुछ ही देर में एमल अंदर आ गई। यस सर, आपने बुलवाया? एमल ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो घबरा गई। ईसा अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़कर बैठा हुआ था, जबकि इब्राहिम के चेहरे पर फिक्र और परेशानी साफ थी। मिस एमल, क्या आप बैंडेज करना जानती हैं? इब्राहिम ने परेशानी से अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी सर, मुझे बैंडेज करना आती है, एमल ने घबराते हुए कहा। मिस एमल, आप रिलैक्स रहें, बस आप मेरे भाई के हाथ की बैंडेज कर दें, इनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। इब्राहिम को यूं अपने भाई के लिए परेशान देख एमल को भी अपनी भाई की तकलीफ याद आई। वो इब्राहिम की फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकती थी। एमल नन्हे नन्हे कदम उठाती ईसा के सामने आ गई थी और उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई, जबकि इस दुश्मन जान को अपने इतने करीब महसूस करके ईसा की धड़कनें तेज़ होने लगीं। वो एक ऐसा आशिक था जिसका महबूब ज़िंदगी में पहली बार उसके रूबरू हुआ था। एमन ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और सबसे पहले डिटॉल और पायोडीन निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने भाई के अलावा
किसी मर्द का हाथ पकड़ा था। एमल ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, ईसा का दिल तेजी से धड़का। दिल था जो ऐसे लग रहा था कि अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। ईसा ने नजरें उठाकर उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखा। इस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था। ये चेहरा हर वक्त ईसा खानज़ादा के हवासों पर सवार था, दिलो दिमाग पर छाया रहता था। कितने ही अरसे से वो इस चेहरे को देखने के लिए तड़प रहा था। किस तरह से उसने अपने शब रोज़ गुजारे थे इस चेहरे की एक झलक देखने के लिए, ये बस वही जानता था। आज वो उसको फुर्सत से देख रहा था और किस्मत ईसा खानज़ादा पर कितनी मेहरबान थी। कैसा हसीन इत्तेफाक था, ईसा का हाथ उसके महबूब के नाजुक हाथों में था, जिसको छूने का वो सोच भी नहीं सकता था। वो इंतहाई खूबसूरत थी। ईसा ने जब उसको पहली बार देखा था तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काजल फैला हुआ था और वो रोई रोई थी। लेकिन इश्क का क्या है, वो एक लम्हा लेता है बस। एक ही लम्हे में अगला इंसान आपके लिए सारी दुनिया से खास हो जाता है। बस इस एक ही लम्हे में ईसा खानज़ादा को एमल फुरकान से इश्क हो गया था। आज ईसा ने उसे ज़िंदगी में दूसरी बार देखा था। आज वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। वो किसी हूर की तरह थी, कोई परी थी या अप्सरा। ईसा ने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी। वो उसको नहीं देखना चाहता था, कहीं उसको ईसा की ही नज़र ना लग जाए। एमल के हाथ काफ़ी महारत से चल रहे थे। उसने कई महीनों अबीर की बैंडेज की थी। उसको अब इस सब की प्रैक्टिस हो गई थी। उसकी महारत से चलते हाथों को देखकर इब्राहिम और हाजिक काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जबकि ईसा को तो एमल के अपने सामने देखकर किसी भी चीज़ का होश नहीं था। ईसा को अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। दीदार यार चीज़ ही ऐसी है, इंसान को आसपास की चीज़ों और लोगों से बेनियाज कर देती है। ईसा के हाथों की बैंडेज करते हुए एमल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसका दिल बहुत छोटा था और वो ज़ख्म नहीं देख सकती थी, जबकि उसको अबीर के ज़ख्म भी याद आ गए थे और उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसके आंसू ईसा के हाथ पर गिरे तो ईसा ने अपनी गहरी आंखों से एमल की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था और आंखें सुर्ख हो रही थीं, जो उसको और भी पुरकशिश बना रही थी। ईसा को समझ नहीं आ रही थी वो क्यों रो रही है। उसका बस नहीं चल रहा था उसको अपने सीने में छुपा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके आंसुओं से ईसा बेचैन हुआ था। बैंडेज करने के बाद एमल ने नज़रें उठाकर पहली बार अपने सामने बैठे वजूद को देखा। उसका दिल जोरों से धड़का था। वो नहीं जानती थी कि सामने बैठे हुए शख्स को देखकर उसे क्यों अचानक ही अपनाइट का एहसास हुआ था। सर हो गई है बैंडेज, उसने चेयर से उठते हुए कहा, जबकि ईसा दूसरी तरफ मुंह मोड़कर बैठा हुआ था। एमल को हैरत हुई थी कि कैसा अजीब इंसान है, एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा और इधर मुड़कर बैठा हुआ है कब से। एमल को काफ़ी रूड लगा। जाहिर है जितना हुस्न उसके मुंह पर था, इस लिहाज से उसका ऐसा होना बनता था। एमल ने दिल में सोचा, थैंक यू सो मच मिस एमल। इब्राहिम ने उसको मशकूर नज़रों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, एमल ने मुस्कुराकर कहा और वो कमरे से जा चुकी थी। एमल हैरान थी, इतने गहरे जख्म आने के बावजूद बैंडेज करते हुए उसके मुंह से एक सिसकी नहीं निकली थी। इस बात से अनजान के वो होश में होता तो महसूस करता कुछ। एमल के जाने के बाद इब्राहिम ने भी ईसा से पूछा कि उसे दर्द तो नहीं हुआ, जो ज़रा ज़रा सी बात पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। आज वो बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ भाई, दर्द तो हुआ था, लेकिन अब मैं क्या उनके सामने रिएक्ट करता। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो क्या हमारे सामने बस एक्टिंग करते हो? इब्राहिम ने उसे कान से पकड़ते शरारत से कहा, जिस पर वो हंस दिया। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था, जबकि वो तीनों ऑफिस से जा चुके थे, लेकिन ईसा एक बार फिर ऑफिस में आया, इब्राहिम और हाजिक को घर छोड़कर। ईसा ने इब्राहिम के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली और घर आकर इस वीडियो को फुर्सत से बैठकर देखने लगा, जिसमें एमल पहली बार कमरे में दाखिल हुई थी और इस वक्त ईसा ने ध्यान नहीं दिया था। वो दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ था और मोबाइल यूज़ कर रहा था। दूसरी बार जब वो कमरे में आई तो वो तीनों कॉफ़ी पी रहे थे और इस वक्त भी ईसा एमल को नहीं देख रहा था, लेकिन वो हाजिक के चेहरे की वीडियो में बगौर देख रहा था, जिसका चेहरा एमल के आते ही एकदम खिल जाता था। ईसा को इस वक्त पता चला था जब उसके गार्ड का मैसेज आया था कि एमल इसी ऑफिस में है। जिस लड़की का जिक्र 2-3 दिन से हाजिक कर रहा था वो ईसा खानज़ादा की मोहब्बत थी, उसका इश्क थी। गुस्से की शिद्दत से ईसा का दिमाग फटने लगा था। पहले बस उसको शक था कि हाजिक जिस लड़की की बात कर रहा है वो एमल है, लेकिन अब वीडियो देखने के बाद उसको यकीन हो गया था। इससे पहले ईसा लैपटॉप उठाकर दीवार पर मारता एमल रूम में दाखिल हुई थी। उसके सामने अभी भी लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी। एमल के हसीन और पुरकशिश चेहरे को देखकर ईसा का गुस्सा जैसे ठंडा हो गया था। ईसा उसके चेहरे को देखते हुए कहीं खोसा गया था। अगले ही लम्हे एमल की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से आंसू निकलने लगे। ईसा ने वीडियो वहीं स्टॉप कर दी। ये मंजर तो उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी उसको देखकर ईसा लैपटॉप की स्क्रीन पर प्यार से हाथ फेरने लगा, जहां एमल का मासूम चेहरा था। तुम्हें मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हारी आंखों के तमाम मोती अपने हाथों से चुन लूँगा, तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। बस एक बार ईसा को अपना लो। ईसा सारी ज़िंदगी तुम्हें खुशियाँ देगा, हर गम से दूर रखेगा, ये वादा है तुम्हारा ईसा का।
ईसा ने उसकी तस्वीर को देखते हुए कहा, जबकि उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ईसा ने अब हाजिक को किसी तरह एमल से दूर करना था। एमल ने घर आकर आज का सारा वाकया जो ऑफिस में हुआ था सिद्रा को बताया। सिद्रा ने सुना तो हैरान रह गई। एमल, तुम्हारे बॉस के भाई ने क्या जानबूझकर अपने हाथ में ग्लास तोड़ा था? सिद्रा ने हैरत और सदमे से पूछा। पता नहीं सिद्रा, लेकिन जब मैं इनका जख्म साफ कर रही थी तो हाथ को देखकर मालूम हो रहा था कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कांच के टुकड़े हाथ में चुभे हुए थे, इससे साफ जाहिर था कि ग्लास को मजबूती से पकड़कर हाथ में तोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानती, एमल ने सादा से अंदाज में कहा। कुछ देर मजीद बात करने के बाद उसने कॉल बंद कर दी थी, लेकिन एमल के जहन में बार बार ईसा का वो स्पॉट चेहरा आ रहा था जिसने बगैर किसी तासुर के अपने हाथ पर बैंडेज करवाई थी। एमल नहीं जानती थी उसका ईसा से क्या रिश्ता है, क्योंकि उसकी तकलीफ से एमल की आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों उसको देखकर एमल की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं? क्यों उसको देखकर एमल को अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था? वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला था। एमल को क्या मालूम, उसका और ईसा खानज़ादा का रिश्ता काफ़ी मजबूत और गहरा था। एक तरफ बेइंतहा इश्क था तो दूसरी तरफ बेपनाह दुआएं। एक तरफ ईसा खानज़ादा का इश्क जो रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार कर रहा था, और दूसरी तरफ एमल फुरकान की दुआएं थीं जिनमें असर बढ़ता ही जा रहा था। वलीद शाह कुछ दिन हॉस्पिटल रहने के बाद अपने घर शिफ्ट हो गया था। उसका एक हाथ जड़ से ही काट दिया गया था, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। ऑपरेशन करने के बावजूद उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया था। ईसा हर दूसरे दिन वलीद की तरफ चक्कर लगाता था उसका हाल वगैरह पूछने के लिए। एक इसलिए कि उसकी ऐसी हालत देखकर ईसा को खुशी होती थी और उसके दिल को सुकून मिलता था, क्योंकि वलीद जैसे इंसान को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि वो वलीद के माँ बाप को हौसला और तसल्ली देने आता था। उसके माँ बाप के लिए ईसा के दिल में वाकई मोहब्बत और हमदर्दी थी। हीरो, खैर तो है, आजकल काफ़ी खामोश रहते हो, हाजिक ने ईसा के कंधे पर हाथ रखते हंसकर कहा, जिस पर ईसा ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोई नाराज़गी वगैरह है क्या हम दोनों बहन भाई से? इतने में हुरम भी आ गई और ईसा से पूछने लगी, नहीं तो मैं क्यों नाराज़ होना है तुम लोगों से? ईसा ने उल्टा सवाल कर दिया। इब्राहिम भी इन लोगों के पास आ गया और सब लोग सामने फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए। आज इब्राहिम का बहुत दिल कर रहा था घुड़सवारी करने का, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ आए थे। सब लोग अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए थे। इन कुछ दिनों में हाजिक और इब्राहिम ने मिलकर हुरम को भी थोड़ी बहुत घुड़सवारी सिखा दी थी। अब वो अपने अलग घोड़े पर बैठी थी। इन लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन ईसा ने हाजिक से बहुत कम बात की थी, और ये बात हाजिक के साथ साथ इब्राहिम ने भी नोट की थी, क्योंकि वो जानता था हाजिक और ईसा में कितनी दोस्ती है। ईसा बार बार किसी न किसी बात पर हाजिक ज़रूर तंग करता रहता था, लेकिन आज ईसा खामोश था। हाजिक ईसा का फर्स्ट कज़न और बचपन का दोस्त था। वो इसका बाकियों जैसा हाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था, एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन के बाद ईसा ऑफिस नहीं गया था। वो जब जब एमल को देखता था उसका इश्क शिद्दत अख्तियार करता था। वो उसको देखकर बेबस हो जाता था, लेकिन वो हाजिक को ऑफिस जाने से नहीं रोक सका। ईसा हर रोज़ इब्राहिम और एमल के ऑफिस की फुटेज मंगवाकर कितनी ही देर बैठकर देखता रहता। हर गुजरते दिन के साथ एमल उसके सर पर जुनून की तरह सवार होती जा रही थी, लेकिन अब ईसा खानज़ादा के सब्र की इंतहा हो गई थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो रोज़ाना की फुटेज में देखता था जब जब एमल इब्राहिम के ऑफिस में दाखिल होती थी। हाजिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, जो ईसा के अंदर आग लगा देती थी।